हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ देरी के लिए, और इसके पीछे का रीज़न है कि आज से बच्चों आपके भैया लोगों का पेपर स्टार्ट है। यानी कि 12th क्लास का पेपर स्टार्ट है, तो बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे इमोशनल मैसेजेस, बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे कि सर पेपर देने जा रहे हैं, आशीर्वाद दे दो सर जी। ठीक है ना? तो मैं बच्चों सोचा कि चलो एक वीडियो के माध्यम से, एक वॉइस मैसेज के माध्यम से आशीर्वाद दे दिया जाए। तो बच्चों फाइनली मैं भैया लोगों को, जो जिनका इंटर का पेपर आज से स्टार्ट है, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि पूरे बिहार में आज से एग्ज़ाम का माहौल हो गया है। और आज बच्चों अपने दिशा फैमिली के भी लाखों विद्यार्थी जी जा रहे हैं परीक्षा में भाग लेने के लिए, जो इस बार बिहार बोर्ड की तैयारी, 12th क्लास की तैयारी, इंटर में साइंस कॉमर्स आर्ट्स की तैयारी दिशा ऑनलाइन क्लासेस से कर रहे थे। तो पहले बच्चों, क्या मैंने गलती की मुझे बताओ? थोड़ा सा देर होकर के भैया लोगों को आशीर्वाद दिया, कोई गलती तो नहीं किया ना? नहीं बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि आपका पेपर 17 से होने वाला है, लेकिन उनका पेपर आज से स्टार्ट है बच्चों। तो मैंने सबको बहुत प्यारा सा मैंने सबको आशीर्वाद दे दिया, ताकि बहुत ज़्यादा हैप्पी रहें सब लोग, और वो फील करें कि हाँ, गुरुजी का साथ, गुरुजी का प्यार उन्हें मिला है। तो बच्चों जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मैं बच्चों और लेट हो जाता है ना, और लेट मैं थोड़ा सा मैं और लेट हो जाता, तो मैंने सोचा भाई चलो टाइम से आते हैं। तो एक आध ग्रुप और रह गए हैं, क्या मैं आपके सामने वहाँ शेयर कर दूँ? यस सर, कर दो, ठीक है ना? तो बच्चों मैं आप लोगों के सामने मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो भी बच्चे बचे हुए हैं वो भी मैसेज को सुन लें। और बाकी आप लोग बताओ कैसे हो? सब लोग बढ़िया हो? परीक्षा वाली फील आप लोग भी कर रहे हो? कि यस गुरुजी हम लोग भी कर रहे हैं, है ना? फील कर रहे हो परीक्षा वाली? आज से वाइब्रेशन, माना पेपर वाली वाइब्रेशन आज से आनी चाहिए आपके अंदर, तुम्हारे अंदर। आज से ही बच्चों अंदर ना फीलिंग होनी चाहिए परीक्षा वाली, क्योंकि आज से बिहार में पेपर स्टार्ट हो गया है ना? तो परीक्षा वाली फील कर रहे हो आप लोग? यस गुरुजी, यस यस यस, कर रहा हूँ कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, हमने पूरा जान झोंक दिया 12th वालों बच्चों के लिए, है ना? और याद रखिएगा कि वो पहला साल था। दिशा, अपने दिशा फैमिली का बच्चों, अपने दिशा फैमिली का कौन सा साल था ये बताओ? 12th क्लास कौन सा साल था? गुरुदेव, अपने दिशा फैमिली का ये पहला साल था बच्चों। ठीक है, मैट्रिक तो ये 5वां साल है हमारा। ऑनलाइन क्लासेस में अगर हम देखें तो मैट्रिक बच्चों हमारा 5वां साल था, लेकिन इंटर बच्चों दिशा फैमिली में पहला साल था। तो हम लोग अपना जान झोंक दिए हैं बच्चों। आप मेरे ये गेटअप से देख सकते हो, मेरी हुलिये से देख सकते हो। और बहुत 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 तगड़ा मेहनत हुआ है बच्चों। और एक चीज आपने देखा होगा, अगर आपने नोटिस किया होगा एक चीज, तो जाकर के अपने साइंस वाले चैनल पर देखना आप लोग। साइंस वाले चैनल पर जाकर देखना, साइंस वाले चैनल पर जाकर देखना। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको दिशा में गर्व महसूस करवाती है? कौन सी ऐसी चीज है दिशा में जो आपको प्राउड महसूस करवाती है ना? कि सर मुझे सर ये, मुझे ना प्राउड महसूस होता है, गर्व महसूस होता है दिशा में। वो कौन चीज है बता? है ना मेरे बच्चे? शायद बहुत सारे बच्चे इस चीज को कनेक्ट कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप अगर जाकर देखेंगे कि बच्चों पूरा साल, यानी कि फुल ईयर बच्चों, यानी फुल ईयर अगर आप देखेंगे तो हमने कहीं पर भी गलत थंबनेल यूज नहीं किया बच्चों, है ना? गलत थंबनेल जो होता है हमने कहीं भी यूज नहीं किया। अंतिम समय में भी अगर आप देखेंगे तो 100% बच्चों जो जेन्युइन थंबनेल होना चाहिए, जो सही थंबनेल होना चाहिए, हमने वही लिखा। चाहे एंटर हो, कहीं पर हमने बच्चों ये नहीं लिखा कि भैया वायरल हो गया, कहीं पर हमने ये नहीं लिखा कि भैया मतलब 100% ओरिजिनल पेपर है, कहीं पर हमने ये नहीं लिखा, कहीं पर भी नहीं। तो ये चीज जो है ना बच्चों, एक अंदर से सुकून देती है। ये चीज अंदर से ना सुकून देती है कि भाई पूरा साल हमने दिशा से पढ़ा, और कहीं पर भी हमसे ठगी नहीं हुआ भाई कि ये है पेपर वो है। ठीक है, तो दिल से मुझे बहुत 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 अच्छा लगा बच्चों। और आप लोगों में भी मैं आप लोगों को भरोसा देता हूं कि अभी तक हमने आप लोगों को भी कोई भ्रमित थंबनेल नहीं दिया है। तो इस बार पेपर तक भी नहीं। और बच्चों जब तक मैं हूं और इस दिशा फैमिली में, मैं बच्चों इस फैमिली का प्रमुख हूं, और जब तक मैं ये, मतलब मैं चलाता हूं संस्था को, तब तक बच्चों इस संस्था में कभी भी मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करें विद्यार्थी जी, बताओ, है ना? स्टार्ट किया जाए, बोलो हाँ या ना। तो सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दो, और आज से मेरे बच्चे अपनी रफ्तार,
आज से आप लोग अपनी अपनी बच्चों तैयारी की जो रफ्तार है, आज से अपनी तैयारी की रफ्तार 2x कर दीजिए, 2x कर दो, 3x कर दो, 4x कर दो, मतलब स्पीड बढ़ा दीजिए। आज से 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी फालतू कहीं पर वेस्ट नहीं करना है। आज से आपको पूरा फोकस्ड होकर के पढ़ाई करना है, क्योंकि याद रखना, अब जो आपके पास टाइम बचा है, अब जो आपके पास टाइम बचा है, वो बच्चों गिनती के एकदम मिनट मिनट सेकंड सेकंड आपको मिला हुआ है। इसलिए यहाँ पर कोई फालतू हम लोग बात नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पर आकर के क्लास करेंगे। ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग हिस्ट्री के देखने वाले हैं। जो भी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट सवाल है मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छे से पढ़ना है, कोई फालतू कमेंट्स नहीं, एकदम सीरियस होके रहो। और जैसे ही क्लास में जुड़ो 2-3 चीजें कर लेना। क्लास में जुड़ते जुड़ते सब लोग क्लास को तुरंत लाइक कर देना, पोल लगा है तो पोल कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ये चीजें करते रहना ताकि हमें बार बार बोलनी ना पड़े और आपका टाइम बर्बाद ना हो। आइए बच्चों, कितने क्वेश्चन हमें पेपर में बनाने हैं शॉर्ट क्वेश्चन हिस्ट्री में? तो हिस्ट्री में हमें शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में बनाने हैं, जो लघु प्रश्न बनाने हैं, हमें वो 3 बनाने हैं जो 2 नंबर के होंगे। यानी टोटल हिस्ट्री अगर हम देखें तो 6 नंबर का हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। हम इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं जोड़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव और दीर्घ सवाल को नहीं जोड़ रहे हैं, सिर्फ लघु से हमारा 3 क्वेश्चन बनाना है, 6 नंबर का है। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में सब लोग लेते रहिए बच्चों। और काफी अभी इम्तिहान बाकी है। मोटिवेशन से आज शुरू करते हैं कि काफी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है। तोड़ती हैं मुसीबतें तो तोड़ने दो, तोड़ती हैं मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में भी अभी जान बाकी है। तो बच्चों हौसला बहुत 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 आगे होना चाहिए, हौसलों में जान होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो 2025 के पेपर के लिए आपको तैयार रखना है। 1.7 मिलियन हो गया क्या रे? मैसेज कर रहे हैं सब लोग 1.7 1.7 1.7 तो नहीं, 6.9 हमने रात देखा था। आ जाओ स्टार्ट करें। चलिए विद्यार्थी जी, है ना, कोई बाहरी बच्चा आकर के कह रहा है सर पावर ऑफ, कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छी बात है। आप भी पढ़ाई कीजिए अच्छे से, आप भी सक्सेस हो जाइए। आप कहीं भी पढ़ते हैं वहां जाकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से भी पढ़िए, जहां से पढ़ना है बच्चों आप पढ़िए, लेकिन आपका सफल होना बहुत जरूरी है। चलिए तो सबसे पहला पेपर है ना, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चों राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा देखो, परिभाषा सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा होना चाहिए। तो बच्चों देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, है ना। देश के प्रति जो प्रेम की भावना होती है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। भारत के लोग हैं तो वो कहाँ से प्रेम करेंगे बताओ? इंडिया के लोग कहाँ से प्रेम करेंगे? इंडिया के लोग इंडिया से प्रेम करेंगे। जो बच्चों चाइना के लोग होंगे कहाँ से प्रेम करेंगे? सर चाइना वाले चाइना से प्रेम करेंगे। तो हर देश के लोग अपने देश से प्रेम करते हैं और इसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। और जो लोग राष्ट्रवाद, जिसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना होती है, जिनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना होती है, उस व्यक्ति को राष्ट्रवादी कहा जाता है, राष्ट्रवादी कहा जाता है। हम सभी क्या हैं बच्चों बताइए? हम सभी क्या है? राष्ट्रवादी हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं। याद है बच्चों? तो कमेंट बॉक्स में दिल बनाकर भेजिए कि सर याद है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मेजनी कौन था? तो मेजनी के बारे में देखो, हम एक भी आंसर चेंज नहीं किए हैं, आप जो याद किए हैं हम वही आंसर रहने दिए हैं कि मेजनी कौन था। तो मेजनी के बारे में कहेंगे, मेजनी बच्चों साहित्यकार था। अच्छा साहित्यकार किसे कहते हैं सर? जो लोग साहित्य लिखते हैं, जो लोग साहित्य लिखते हैं, जैसे कहानी, किस्सा, नाटक जो लिखते हैं उसे साहित्यकार कहते हैं। तो मेजनी पहली बात साहित्यकार था और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। गणतांत्रिक मतलब समझते हैं, गणतांत्रिक मतलब समझते हैं बच्चों। एक होता है, ध्यान दीजिएगा, एक होता है राजतंत्र, एक होता है राजतंत्र। यहाँ शासन किसका होता है बताइएगा? राजतंत्र में शासन किसका होता है? सर जी OMR का PDF कब मिलेगा? ठीक है हम भेज देंगे, आप ऐसे फालतू ना एक ही चीज को 10 बार मैसेज मत करो, ये अच्छे विद्यार्थी की निशानी नहीं है। आ जाओ। तो बच्चों राजतंत्र में शासन किसका होता है? राजा का होता है, राजा का। और बच्चों गणतंत्र में शासन किसका होता है? गण मतलब होता है गणतंत्र, गण मतलब होता है लोगों का, यानी जनता का। तो गणतंत्र में शासन किसका होता है? जनता का। याद रखिएगा बच्चों की गणतंत्र में शासन जनता का होता है। तो मेजनी एक ऐसा व्यक्ति था, मेजनी एक ऐसा व्यक्ति था जो पहले तो एक साहित्यकार था। जैसे मेरे बारे में अगर पूछा जाए कि संजय सर के विषय में लिखे या फिर संजय कुमार के बारे में, आप क्या लिखेंगे? संजय कुमार एक शिक्षक, संजय कुमार एक शिक्षक थे और बाकी क्या था?
बाकी जो भी मेरे विचार हैं उसके विषय में आप लिखेंगे कि संजय सर ऐसा सोचते थे। तो बच्चों कहते हैं कि मेजनी साहित्यकार था और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, यानी उनको लगता था कि बच्चों शासन मतलब कि जनता का होना चाहिए, राजा का यहाँ पर कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो मेजनी साहित्यकार और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। बच्चों मान लीजिए कि जो व्यक्ति 100-200 सेना को चलाता है, जिसके अंदर 100-200 सेना काम करता है, उसके इशारे पर नाचता है, उसके इशारे पर कहीं पर धावा बोल देता है, उसके कहने पर बच्चों किसी को भी लूट पाट लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जो सेना का बच्चों प्रतिनिधित्व करता है, जो सेना को चलाता है, उसे क्या कहते हैं? सेनापति कहते हैं। याद रखिएगा कि मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था, यानी इसके अंदर बहुत सारी सेनाएं काम करती थीं। मेजनी कार्बोनरी नामक गुप्त दल का सदस्य था। एक दल था बच्चों गुप्त दल जिसका नाम था कार्बोनरी, और उसका ये सदस्य भी था। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की थी। इतना बात आपको लिखना है, हो जाएगा तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। यस गुरुजी जीओडी हो जाएगा, गर्दा उड़ा देंगे। अगर मेजनी के विषय में पूछा जाए तो सवाल बन जाएगा, इसमें कोई दोहराए बात नहीं, इसमें दो राहें नहीं है, सिर्फ एक राहें हैं कि हम इसको याद कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधा क्या थी? जर्मनी आप जानते हैं बच्चों कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ है, बताइएगा। तो सर एकीकरण हुआ है 1871 में। सबसे प्रमुख योगदान किसका है? तो बच्चों बिस्मार्क का सबसे प्रमुख योगदान है। अब आखिर जर्मनी एक क्यों नहीं हो रहा था? बच्चों इसमें क्या क्या बाधा था? सबसे पहला बच्चों देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई दो टुकड़ा है, उसको जोड़ना आसान है। कोई दो टुकड़ा जोड़ना आसान है कि बच्चों 300 टुकड़ा जोड़ना आसान है? बताइए आसान कौन सा है? आसान कौन सा है, ए नंबर या बी नंबर? तो हम कहेंगे सर अगर कोई दो टुकड़े में बटा हुआ है तो इधर के राजा को समझाना है, इधर के राजा को समझाना है, दोनों को जोड़ देना है, बस नॉर्मल बात है। लेकिन जब 300 कोई टुकड़ा है और उसको जोड़ना है तो बच्चों 300 टुकड़ा का 300 राजा, और 300 राजा को राजा बोलिए, शासक बोलिए, या उसको चलाने वाला कोई ना कोई तो होगा ना जी। तो 300 को जोड़ना कितना कठिन होता है 300 लोगों को। तो जो जर्मनी का एकीकरण था उसमें मेन बाधा क्या था कि जर्मनी 300 भागों में बटा हुआ था। और नंबर दूसरा था बच्चों वहां ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि जर्मनी का या इटली का एकीकरण हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, सबसे पहली बात है कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त था, मतलब बटा हुआ था। उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी में कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र था, यानी कि यहाँ बच्चों दो अलग अलग संप्रदाय के बारे में बताया गया है, एक दो अलग अलग समूह के बारे में बताया गया है कि जो उत्तरी जर्मनी थे उसमें बच्चों प्रोटेस्ट थे एवं दक्षिणी में कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र था, यानी कि ये जो संप्रदाय है इसके लोग अधिक थे। या फिर मैं आप यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इसमें ऑस्ट्रिया का क्या था बच्चों, यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि है ना कि इसके एकीकरण में ऑस्ट्रिया मुख्य बाधा बना हुआ था। ऑस्ट्रिया मुख्य बना हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 लाइन आपको लिखना है, लिख पाएंगे तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, गुरुदेव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेटरनिक युग क्या है? देखिए बच्चों मेटरनिक युग क्या है? देखिए कोई भी व्यक्ति ना जब तक शासन करता है उसको मेटरनिक युग है ना, उसको बच्चों उसका युग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए मोदी जी बच्चों देश के प्रधानमंत्री कब से हैं, तो 2014 से हैं, और अभी समय क्या है 2025। अगर मान लीजिए कि मोदी जी 2030 तक प्रधानमंत्री रहे, मान लीजिए देश का 2030 तक रहे, और आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मोदी युग क्या है, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों कि मोदी जी 2014 से लेकर के 2030 तक देश में शासन किए हैं, इसलिए बच्चों यही समय जो है मोदी युग कहलाता है। समझ गए ना? तो जो भी किसी का शासन काल होता है वही उसका युग कहलाता है। तो कहते हैं मेटरनिक के विषय में
मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया देश का क्या था? चांसलर बच्चों, जैसे राजा वगैरह होता है ना, तो वहां का वो चांसलर था। मेटरनिक ने 1815 से लेकर के 1848 तक यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, है ना। इसलिए 1815 से 1848 के काल को ही मेटरनिक युग कहा जाता है। हमको नहीं लगता है कि आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होना चाहिए। इतना हल्का क्वेश्चन में थोड़ा सा भी बच्चों बुद्धि लगाने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए डेट बच्चों, रटना पड़ेगा। देखो अब कई जगह हम कहते हैं कि कई जगह होता है बच्चों समझना पड़ता है, लेकिन कई जगह आपको रटना पड़ता है। इसमें क्या समझना है बताइए? 1815 है, 1848 है, इसमें कोई समझने वाला बात है? नहीं, रटना है। तो बच्चों समझने के साथ साथ जो बच्चा रट लेगा वही बच्चा सक्सेस करेगा। तो जहां जहां बोलेंगे आपको रटने के लिए, याद करने के लिए, वहां रट लीजिए डेट को। इसमें समझना क्या है, डेट होता है तो होता है। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13, 14, 19, 20, 22, 24 बहुत पूछा गया है। 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था इसका क्या कारण था? देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, सबसे पहले फ्रांस में, है ना, लुई फिलिप की कमजोर नीति। जो लुई फिलिप वहां का राजा था वो बच्चों बहुत कमजोर नीति बनाता था, नीति ढंग का नहीं बनाता था। बच्चों मान लीजिए, है ना, क्रांति कब होती है? जैसे मान लीजिए कि अभी देश अच्छा चल रहा है, अगर मोदी जी खाली फालतू काम करे तो क्या होगा? मोदी जी अगर सब ठो फालतू काम करे तो क्या होगा? सर जी अगर फालतू काम करेंगे तो क्रांति हो जाएगा। आप देखे थे कि किसान आंदोलन हुआ था। अभी बिहार में सरकार क्या कर रही है? बीपीएससी में बच्चों फालतू फालतू चीज कर रही है। बीपीएससी है ना, बीपीएससी में तो क्या हो रहा है? यहाँ पर क्रांति हो रहा है। तो क्रांति तभी होता है जब राजा हो या शासक जब फालतू फालतू काम करता है, यानी उसका नीति जो है कमजोर पड़ जाता है। तो पहला था कि वहां का जो राजा लुई फिलिप था उसकी कमजोर नीति थी। दूसरा, लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर अच्छा आदमी प्रधानमंत्री रहेगा तो बताइए कभी क्रांति होगा जी? अब आधा सठियाल आदमी को प्रधानमंत्री बना दीजिएगा, जो आदमी का बातें नहीं माने, तो वहां तो क्रांति होवे ना करेगा। तो बच्चों कहते हैं कि वहां क्या था ना, दिक्कत यह था कि गीजो नाम के किसी व्यक्ति को, गीजो को जो है ना वहां का प्रधानमंत्री बना दिया गया था, जो कि लोगों का बात नहीं सुनता था, इसलिए लोगों ने क्रांति किया। और तीसरा है पूंजीपति वर्ग का साथ रखना। यहाँ क्या था कि सिर्फ सरकार पूंजीपति वर्ग को, वहां का जो शासक था उस समय जो लुई फिलिप था, वो बच्चों साथ किसका दे रहा था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर जो पैसा वाला लोग है, खाली पूंजीपति का, अगर मान लीजिए कि मोदी जी खाली अंबानी साहब का और अडानी साहब का साथ देंगे, गरीब आदमी पर ध्यान नहीं देंगे, तो लोग क्रांति करेंगे ही करेंगे। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इतना छोटा आंसर ही बच्चों, इतना छोटा आंसर ही लिखना है। एक क्वेश्चन मत कीजिएगा कि सर इतना छोटा आंसर है, एक क्वेश्चन मत कीजिएगा, क्योंकि 5 साल से विद्यार्थी यही आंसर लिख करके पूरा नंबर लेकर के आ रहे हैं। तो एक बार भी नहीं सुनेंगे आपका कि सर छोटा आंसर है। जो हम आंसर दिए हैं इसको ही पढ़ना है, इससे बेसी आपको लिखने का मन है तो लिखिएगा। पहले जो लाइन हम दिए हैं वो लाइन को पहले लिखिएगा, बाद में आपको कुछ और लिखना है तो आप लिख दीजिएगा। बाबू हाथ जोड़कर विनती है, यहाँ लड़ाई करने का समय किसी के पास नहीं है। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? हाँ, और इसमें बच्चों और 3-4 पॉइंट्स ऐड आपको कर सकते हैं। तीसरा यहाँ और है, सॉरी, असफल विदेश नीति। यहाँ का जो, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो लुई फिलिप थे, जितना भी विदेश नीति बनाते थे, विदेश नीति मतलब समझते हैं, जैसे अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या व्यापार होगा, कैसे व्यापार होगा, तो ये जो नीति बनाते हैं सरकार, इसको विदेश के साथ जो संबंध है उसको विदेश नीति कहते हैं। तो यहाँ का जो है असफल विदेश नीति बनाता था लुई फिलिप। किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करता था। अगर कोई चीज गलती हुआ सरकार से, उसको सुधार करेंगे ना जी। मान लीजिए कि कोई चीज हो गया, दिशा से गलती हो गया, तो उसको हम सुधार करेंगे ना। आंसर जैसे गलती हो गया है अभी, उसको सुधार करेंगे ना? करेंगे नहीं करेंगे तो आप लोग विरोध कीजिएगा। तो देखिए वहां पर क्या हुआ था, किसी भी प्रकार का सुधार काम वहां नहीं हो रहा था और बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ रहा था। तो ये सब कारण है। अब बच्चों 6 पॉइंट मनीष सर आपको लिख के दिए हैं। अब 6 पॉइंट में आपको जितना याद हो सकता है आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति अपनाई। बिस्मार्क का मानना था कि बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, इसलिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ में युद्ध किया। तो बच्चों देखिए, कई बार क्या होता है
कि सिर्फ बातचीत करने से समझौता हो जाता है? बच्चों बोलिएगा। और कई बार क्या करने पड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कई बार क्या करने पड़ते हैं। सर जी सभी तांडव का पीडीएफ है ना, आप अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं सर? अंग्रेजी पढ़ाएंगे युवराज सर। हाँ, आप लोग के लिए हम अपडेट दे देते हैं मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। आप लोग के लिए अपडेट दे देते हैं कि आप लोग का बताइए, क्या अंग्रेजी का रामबाण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अंग्रेजी का रामबाण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऐसे भी बच्चों हमको ना आप लोगों से एक दिन के लिए छुट्टी चाहिए, एक दिन के लिए छुट्टी। अब सर आप क्या करेंगे एक दिन में? सर बच्चों हम एक दिन में क्या करेंगे, आपके 12th वाले भैया का जो है लास्ट, बच्चों लास्ट जो है इन लोगों के लिए पूरा जान झोंक देना है लास्ट, क्योंकि इनका पेपर 4 तारीख को है, तो हम आपको 3 तारीख को जो है आपसे हम छुट्टी लेंगे। 3 तारीख को सिर्फ आप लोग को हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को नहीं पढ़ा करके बच्चों इन लोगों को पढ़ाएं अच्छे से, ताकि ये लोग भी एग्जाम अच्छे से दे पाएं। होना चाहिए ना? तो बच्चों रामबाण के लिए युवराज सर तैयार हैं, युवराज सर रामबाण के लिए तैयार हैं, युवराज सर मेरे विद्यार्थी जी है ना रामबाण के लिए तैयार हैं, आप लोग का क्लास लेने वाले हैं है ना। आप लोग इंग्लिश के क्लास के लिए भी तैयार रहिएगा। आइए बच्चों ध्यान देते हैं। क्वेश्चन यहाँ था क्या हमारा कि क्या क्या था उन्होंने, तो देखो बच्चों हमेशा जो है बातचीत करने से बात नहीं बनता है, कई बार बच्चों हमें युद्ध करना पड़ता है। तो यहाँ पर बिस्मार्क साहब को इनका मानना था कि देखिए बिना युद्ध का, मतलब यहाँ देख सकते हैं कि रक्त एवं लोह, यानी कि रक्त बहाना पड़ेगा, लोहा उठाना पड़ेगा बच्चों, ऐसा हमें कुछ करना पड़ेगा तभी जर्मनी का एकीकरण होगा। इसलिए उन्होंने सेना का मदद लिया था। याद है बच्चों? तो यस लिख करके भेजिए, यस गुरुजी याद है, और याद करना पड़ेगा। देखिए एक कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन हर जगह कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, कई बार आपको चीजें याद करनी पड़ती हैं। हो जाएगा याद? यस सर, यस यस। चलो जो भी समस्या है, नन हिंदी का समस्या है वो भी दूर करवा देंगे। अब चलिए बच्चों क्या लिखा है, कोई भी समस्या है तो दूर हो जाएगा। अब पूंजीवाद क्या होता है बच्चों? पूंजीवाद क्या होता है, देखिए 3 चीजें हैं, 3 चीजें आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को सर पढ़ाए होंगे। एक होता है समाजवाद, एक होता है बच्चों पूंजीवाद, एक होता है समाजवाद, एक होता है पूंजीवाद, एक होता है मिश्रित। यहाँ पर क्या है कि बच्चों समाजवाद में संसाधनों पर साहना, जितने भी संसाधन है बच्चों, संसाधन जो है उस पर जो है उसके जो उत्पादन पर बच्चों किसका नियंत्रण होता है? तो यहाँ पर क्या होता है ना, समाजवाद में अधिकांश चीजों का नियंत्रण किसके पास होता है? तो अधिकांश चीजों का नियंत्रण बच्चों सरकार के पास होता है ना। पूंजीवाद में क्या होता है, अधिकांश चीजों का नियंत्रण जो है निजी व्यक्ति के पास होता है, निजी व्यक्ति के पास होता है। जैसे है ना निजी व्यक्ति के पास, जहां जिस देश में समाजवाद होगा वहां पर अधिकांश चीजें आपको सरकारी मिलेगी, चाहे रेल हो तो रेल सरकारी, चाहे अस्पताल हो सरकारी मिलेगा, स्कूल आपको सरकारी मिलेगा, सब कुछ लगभग आपको वहां पर सरकारी देखने को मिलेगा। और जो पूंजीवाद होता है इसमें क्या होता है, हर चीज बच्चों प्राइवेट मिलेगा आपको, जैसे कि रेलगाड़ी भी प्राइवेट मिलेगा, अस्पताल भी प्राइवेट, स्कूल भी प्राइवेट, सब कुछ। लेकिन भारत में क्या है, एक होता है बच्चों मिश्रित में क्या होता है ना, यहाँ पर होता है कि यहाँ पर जो नियंत्रण है, कुछ चीजों का नियंत्रण सरकार रखती है और कुछ चीजों का नियंत्रण निजी व्यक्ति के पास होता है। जैसे भारत में आप देखेंगे सरकारी स्कूल मिलेंगे, सरकारी स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी अस्पताल है तो प्राइवेट अस्पताल भी है, सब कुछ आपको दोनों मिलता है। तो ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा, बोलिए हाँ बच्चों, अगर समझ में आया है तो यस गुरुजी समझ में आ गया। तो ये तीनों आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर पूछा गया है पूंजीवाद के बारे में, तो यहाँ पर क्या होगा, किसी निजी व्यक्ति के पास होगा है ना ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है, उसे पूंजीवादी कहते हैं। बच्चों क्या होता है कि उत्पादन का जो साधन है उस पर नियंत्रण किसका है, उस पर नियंत्रण किसी निजी व्यक्ति का है, तो उसे हम पूंजीवादी कहेंगे। आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है खूनी रविवार। अब ये खूनी रविवार में आपको दोनों कुछ चाहिए, यानी कॉन्सेप्ट भी चाहिए और आपको याद भी करना है। कॉन्सेप्ट आप जानते हैं बच्चों, है ना, कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। ये घटना कब की है सर? खूनी रविवार को समझते हैं बच्चों। खूनी रविवार जो है ये बच्चों घटना कब की है ना? तो बच्चों 1904-05 का घटना है। ये घटना 1904-05 की घटना है ना? ये घटना है बच्चों, एक देश था बच्चों रूस, है ना, और वो एक छोटा सा देश था जापान। क्या हुआ था ना कि रूस जो है एक छोटे से देश, किससे हार गया था बताइए, है ना? रूस जो है एक छोटे से देश के साथ युद्ध किया था जापान के साथ में, और रूस की सेना जो है हार गई थी। रूस की सेना हार गई थी और जीत किसकी हुई थी? जापान जो है कि वो जीत गया था। अब क्या है बच्चों, अगर ये ऐसा हुआ, अब देखिए मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा सा देश है
और वो छोटा देश से हार जाएगा तो बहुत बड़ा बदनामी है कि नहीं। मान लीजिए कि बच्चों को छोटा मोटा, देखिए आप इसको दिल पर नहीं लीजिएगा, मान लीजिए कि भारत का युद्ध हुआ नेपाल के साथ और बच्चों नेपाल जो है जीत गया, मान लेते हैं, ऐसे एक उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, नेपाल बच्चों जीत गया, तो बताइए भारत सरकार का इसमें क्या होगा, बदनामी होगा। इसमें भारत सरकार का क्या होगा बताइए, बदनामी होगा। तो बच्चों क्या हम लोग अपना सरकार का विरोध नहीं करेंगे, क्या हम लोग अपना सरकार का विरोध नहीं करेंगे, हम लोग विरोध करेंगे। तो बच्चों यही पर हुआ था, यही काम हुआ था कि जब रूस का जो सेना है, माफ कीजिएगा, जब रूस का सेना बच्चों हार करके लौट गई तो रूस की जनता जो है अपने सरकार के विरुद्ध में उतर गई और सब जनता कहने लगी रोटी दो रोटी दो रोटी दो का नारा लगाते हुए जनता सड़कों पर उतर गई। वहीं पर एक बच्चों महल था जिसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। महल का नाम बता सकते हैं आप लोग, बताइए सर क्या नाम था, सेंट पीटर्स है ना, पीटर्सबर्ग बच्चों एक महल का है ना वहां पर जगह था सेंट पीटर्सबर्ग। और वहीं पर बच्चों क्या हो रहा था, रूस की जो सेना थी, रूस की जो सेना थी है ना, रूस की जो सेना थी, रूस के शासक को क्या कहते हैं, रूस के शासक को बच्चों शायद वहां का जार कहा जाता है ना, इसलिए कहते हैं कि जार की जो सेना थी, जार की सेना, रूस के शासक को जार कहते हैं। तो जार की जो सेना थी उन्होंने इन निहत्थे लोगों पर जो अपने सरकार का विरोध कर रहे थे, रोटी दो का नारा लगा के इन लोगों पर गोलियां बरसा दी बच्चों। और वह दिन रविवार का था, इसीलिए वहां पर सड़क पर खून ही खून बह गया, यानी अपने ही लोगों को रूस ने मार दिया बच्चों। ये तो बहुत गलत बात है ना, बोलिए अच्छा बात है कि है ना गलत बात है। अगर भारत के सरकार ना, भारत का सरकार अगर भारत के लोगों को ही विरोध करने के प्रति गोली से भूंज दे, ये अच्छी बात है नहीं है ना सर। तो यही बच्चों हुआ था रूस में, जो कि याद रखिएगा। हमको तो बच्चों ये दिन मतलब कि सोच करके भी, सुन कर भी, जब भी ये क्वेश्चन पढ़ाते हैं ना तो हमको लगता है बच्चों बहुत दिक्कत वाला दिन था वो। 1904-5 में रूस जापान के युद्ध में रूस के पराजय के कारण रूस में क्रांति हो गई, होबे करेगा, कहीं पर भी देखिए अगर हारिएगा तो क्रांति हो जाएगा। जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे का साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने, जार किसको बोलते हैं, जो रूस का सम्राट होता है उसको जार कहते हैं, जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए बच्चों है ना, हजारों लोग मारे गए और जो पूरा सड़क था वो खून से लाल हो गया था बच्चों। इसलिए जो है कि 22 जनवरी यानी कि पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। बच्चों एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो बच्चों इस क्वेश्चन को नहीं लिख पाएगा। जो लोग लिख पाइएगा बच्चों एक बार लिखिए, जीयूडी लिख करके भेजेंगे, सर गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। एक बार दिल बनाकर भेजिए कि सर ई क्वेश्चन अगर आ गया हमारा पेपर में तो एक सर जी 12th क्लास का मैथ क्यों नहीं हो रहा है, आज से होगा बाबू, आज शाम से आप लोग का 12th क्लास का मैथ एकदम होगा और 3 दिन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, आप लोग के लिए बहुत कुछ सोच के रखे हैं, यहाँ कमेंट मत कीजिए, यहाँ 10th वाला बच्चा को पढ़ने दीजिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा। अगला है बच्चों अक्टूबर क्रांति क्या है। देखिए बच्चों अक्टूबर क्रांति के विषय में, अक्टूबर क्रांति क्या है, तो अक्टूबर क्रांति देखिए नाम खाली अक्टूबर क्रांति है पर हुआ कब था, नवंबर में। तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने है ना लेनिन के नेतृत्व में पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और अन्य सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया है ना। करेंसी रूस छोड़कर भाग गया है ना, इससे ही रूस की है ना, रूस की अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों क्या हुआ था रूस में, वह डेट आपको याद है क्या, बताइएगा। अक्टूबर क्रांति का डेट याद होगा, वह डेट है बच्चों 7 नवंबर 1917 का वह दिन था जब बच्चों बोल्शेविक ने, ध्यान दीजिएगा, रूस में कितने दल थे बच्चों, आप लोगों को मनीष सर पढ़ाए होंगे कि रूस में 2 दल था है ना। एक दल था बच्चों है ना, एक था बच्चों बोल्शेविक, एक था बच्चों बोल्शेविक और एक दल था जिसका नाम था मेनसेविक है ना, मेनसेविक। अब क्या हुआ था, बोल्शेविक इसकी संख्या अधिक थी, इसमें बच्चों है ना ज्यादा लोग जुड़े थे, यहाँ पर इसमें थोड़ा कम लोग जुड़े थे। और इसका जो नेता था, इसी का नेता था बच्चों लेनिन। कौन था, लेनिन जो है इसी का नेता था बोल्शेविक का है ना। बोल्शेविक जो दल था उसी का नेता कौन था, लेनिन नाम का व्यक्ति था। तो कहते हैं कि 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक ने
बोल्शेविक ने मतलब बोल्शेविकों ने, मतलब बोल्शेविक एक पार्टी का नाम है। बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में, उसका हेड कौन था बताइएगा? बोल्शेविक जो पार्टी था उसका हेड कौन था? कोई ना कोई तो नेतृत्व करता है ना। तो बच्चों नेतृत्व क्या था किसने? लेनिन ने। तो कहते हैं कि 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक है ना, बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में है ना पेट्रोगाद के रेलवे स्टेशन, बच्चों जगह का नाम क्या था बताइएगा? जगह का नाम था पेट्रोगाद, है ना। पेट्रोगाद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी एवं अन्य सरकारी भवन पर अपना अधिकार कर लिया था। याद रखना मेन यही था, इस पर अधिकार कर लिया था, है ना। करेंसी की रूस छोड़कर भाग गया था। इससे ही रूस में अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। हो जाएगा बच्चों, कोई भी बच्चा नहीं कह सकता है कि हमसे नहीं होगा। देखो हिस्ट्री बच्चों इतना इंटरेस्टिंग विषय है, हिस्ट्री जो है ना इतना मजेदार विषय है कि आप इसमें ना रस ले लेकर पढ़िएगा ना, आपको बहुत मजा आएगा। और कॉपी अच्छा से सजा करके लिख दीजिएगा। कॉपी कैसे लिखें इसका हम वीडियो बना दिए थे, आप लोग देखे होंगे। बच्चों अगर आप कॉपी को बढ़िया से सजा के लिखिएगा ना, आधा नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। इसलिए कॉपी को सजा करके लिखिएगा। अब हम चलते हैं बच्चों, सर्वहरा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहरा वर्ग किसे कहते हैं? देखिए बाबू लोग, सर्वहरा वर्ग किसको बोलते हैं? देखिए एक जब कोई भी समाज होता है वहां पर हर तरह के लोग होते हैं, है कि नहीं? अभी आप लोग जिस समाज में रह रहे हैं, अमीर लोग होगा, गरीब लोग होगा, है ना, कुछ लोग नौकरी करने वाला होगा, कुछ लोग बिजनेस करने वाला होगा, सब तरह का लोग होगा। लेकिन सर्वहरा वर्ग क्या होता है? एक विशेष तरह के लोग होते हैं जिसमें खाली मजदूर आएगा। देखिए सर्वहरा वर्ग में कौन कौन आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान रहेगा, मजदूर रहेगा और आम गरीब लोग रहेगा, है ना, शामिल होगा, उसे सर्वहरा वर्ग कहेंगे। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या समझना है, क्या याद करना है? इतना आसान क्वेश्चन सर जी, कि समाज का ऐसा वर्ग जिसमें हम किसान को रखते हैं और जो मजदूर है उसको रखते हैं और गरीब लोगों को रखते हैं, इसी को है ना, तीनों को मिला करके कौन सा वर्ग बनता है ना। मान के चलिए पहला किसान हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बच्चों क्या, मजदूर हो जाएगा, मजदूर, और तीसरा हो जाएगा गरीब लोग, पुअर लोग। तो ये तीनों को मिलाकर कौन सा वर्ग बनेगा? तो सर्वहरा वर्ग बनेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी आप लोग को टेंशन नहीं हुआ होगा। अगला है शीत युद्ध। मेरे बच्चे पता है शीत युद्ध के विषय में संक्षेप में लिखिए। देखिए 2 चीजें होती हैं। आप बताइए कब से सुन रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध होने वाला है? कब से सुन रहे हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कब से सुन रहे हैं कि इंडिया टू पाकिस्तान युद्ध होने वाला है ना? इंडिया टू पाकिस्तान, है ना? कब से सुन रहे होंगे कि युद्ध हो रहा है ना? पी के मान के चले पाकिस्तान। तो बच्चों आप लोग बहुत दिनों से सुन रहे होंगे, आप बहुत दिन से सुन रहे हो ना कि इंडिया और चाइना में युद्ध होने वाला है ना? इंडिया और चाइना में, इंडिया टू चाइना युद्ध होने वाला है। तो बच्चों कई बार ऐसा लगता है कि युद्ध होने वाला है, लेकिन युद्ध होता नहीं है। जब बच्चों लड़ाई जो है ना, जब लड़ाई जो है कि लड़ाई जब हथियारों से नहीं लड़के सिर्फ मुंह से लड़ा जाता है। आप लोग गांव घर में देखे होंगे कि एगो औरत इधर रहती है, एगो औरत इधर रहती है, और दोनों इसको गरिया रही है, इसको गरिया रही है, ठीक है ना? तो जब बच्चों 2 देशों के बीच में वास्तविक युद्ध न हो करके सिर्फ बातों से युद्ध हो और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, तो इस युद्ध को क्या कहते हैं? इसी युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं। क्या इस युद्ध में कोई मरता है? सर लड़ाई नहीं होगा तो मरेगा कहां से? क्या इस युद्ध में एक दूसरे को बच्चों इज्जत में कमी बढ़ोतरी होती है? हाँ सर, इसमें इज्जत घटता बढ़ता है। काहे? क्योंकि उसमें ना अलग अलग तरीके से उसको इज्जत उछाला जाता है, भैया देखो यहाँ गलती है। कहते हैं कि शीत युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं है, यहाँ वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। यह एक वैचारिक युद्ध है, खाली विचारों का युद्ध है, खाली मन, है ना, मन के विचारों का, जिसमें पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का, बच्चों अमेरिका में कौन सा अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में बच्चों सहना, माफ कीजिएगा, अमेरिका में कौन सा पूंजीवादी व्यवस्था है? तो अमेरिका में क्या, माफ कीजिएगा, अमेरिका में कौन सी व्यवस्था है? तो अमेरिका है पूंजीपति देश, यानी कि यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और देखेंगे रूस में कौन सा है? तो रूस में बच्चों समाजवादी। यहाँ पर ज्यादा चीज सरकार का, यहाँ पर ज्यादा चीजों पर सरकार का अधिकार होगा, यहाँ पर बच्चों किसी निजी संस्था का होगा। आगे लिखा गया है नेता सोवियत रूस था। यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद समाप्त हो गया। तो बच्चों याद रखिएगा कि जब इतना बात आपको लिखना है तो लिखेंगे, नहीं तो सीधा बात लिखेंगे कि जब 2 देशों के बीच जब 2 देशों के बीच वास्तविक युद्ध न हो करके
केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बातों से युद्ध होता है तो हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध की शुरुआत जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में है ना हुआ था, जिसमें पूंजीपति वर्ग का जो नेता है, आप कह सकते हैं पूंजीपति वर्ग का जो है अमेरिका और साम्यवादी वर्ग का जो है वो क्या है रूस के बीच में ये चीज ज्यादा हो रहा था। ठीक है ना, हो जाएगा, बताइए हो जाएगा। सर जी इसमें कुछ भी बड़ा कुछ है ही नहीं, इसमें कोई भी ऐसा बात नहीं है जो आपको याद करना है। ठीक है, एक बहुत ही यहाँ पर याद करने वाला बात नहीं है, सीधा आप हम आपको उदाहरण दिए गांव का कि गांव में जब लाठी उठी नहीं चलता है लेकिन एक दूसरे से है ना अपना डेढ़िया पे खड़ा होकर उसको गरिया रहा है, उसका डेढ़िया से खड़ा होकर उसको गरिया रहा है, खाली गाली गलौज हो रहा है, यहाँ कोई युद्ध हो नहीं रहा है ना। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्वेश्चन लिखा गया है कि लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई थी। लेनिन ने जो आर्थिक नीति है उन्होंने नया क्यों बनाया था। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभी भारत में कोई आर्थिक नीति होगा, अभी भी बच्चों भारत में कोई आर्थिक नीति होगा ना जी, कि कोई भी आखिर नीति तो होगा ना। यस सर, आर्थिक नीति मतलब अर्थ यानी पैसा, अर्थ बोले तो रुपया पैसा, तो बच्चों रुपया पैसा को लेकर के कोई ना कोई नीति तो भारत में होगा। तो कहते हैं उसी प्रकार से बच्चों कहां पर पहले नीति था, रूस में कोई ना कोई नीति था बच्चों रुपया पैसा का। लेकिन लेनिन जब थे तो लेनिन ने क्या बोला, लेनिन ने कहा कि नहीं यहाँ एक नया नियम लेकर के आते हैं। तो बच्चों अगर जब कोई नया होता है तो क्या बोलते हैं, नई, है ना। अगर आपसे बोला जाए कि बच्चों दिशा में क्लास कितना घंटा का होता है, बताइएगा हमारा जो है दिशा का क्लास कितना घंटा का होता है। सर जी 1 घंटा का होता है, 2 घंटा का, 5 घंटा का, 6 घंटे का हो जाता है। सर अगर कोई मान लीजिए कि बच्चों अभी कोई नया टीचर आ जाए दिशा में और वो बोले कि देखिए भाई दिशा में जो सब क्लास होगा अब 15 मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा, तो देखिएगा क्लास से संबंधित नीति है, इसलिए हम बोलेंगे नई क्लास नीति। क्या बोलेंगे इसको, नई क्लास नीति। नई क्लास नीति, नई क्लास नीति को किसने लाया था, तो नए टीचर ने लाया था। अब क्वेश्चन है बच्चों क्यों लाया था, क्यों, तो आपको यही बताना पड़ेगा कि आखिर नया क्लास नीति जो है आखिर क्यों लाया गया था। तो वहां पर आपको आंसर देना पड़ेगा, जो टीचर साहब अपना आंसर बताएंगे। देखिए बच्चों हमको लगता था कि मोबाइल का स्क्रीन देखने से बच्चों को प्रॉब्लम होता है ज्यादा देर तक देखने से, इसीलिए हम क्लास का टाइम 15 मिनट कर देते। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति क्यों लाया था, तो आपको कारण बताना पड़ेगा। कोई ना कोई नीति तो पहले से होगा, अब नया नीति लेनिन लाया तो क्यों लाया। तो कहते हैं कि बच्चों लेनिन ने अनुभव किया कि तत्काल पूरी समाजवादी व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, लेनिन को पता था कि देखो भाई समाजवादी व्यवस्था होना चाहिए। समाजवादी का मतलब है कि अधिकांश चीजों पर किसका अधिकार हो, अधिकांश चीजों का स्वामित्व किसके पास हो। तो अधिकांश चीजों का देश में जो मालिक है वो सरकार होना चाहिए। लेकिन बोला कि तुरंते अगर हम ये काम करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। तो लेनिन ने अनुभव किया कि तत्काल पूरी समाजवादी व्यवस्था लागू करना तो संभव नहीं है, इसलिए रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की, है ना, सुधार लाने के लिए लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की 1921 ईस्वी में की। इसे लागू कर लेनिन को मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। इठो लाइन अगर आप लिखेंगे भी नहीं, यहां से अगर आप नहीं भी लिखेंगे ना, इठो लाइन नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। लिखने का मन है तो लिखेंगे, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन, बाकी लाइन आप लिख सकते हैं, है ना। चलिए हो गया बच्चों, हो गया। तो आपने देखा कि लेनिन ने आखिर ऐसा क्यों किया। लेनिन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लेनिन को बच्चों पूरा रूस में जो है समाजवादी व्यवस्था लाना था। लेकिन कोई भी देखिए परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता है। तो लेनिन ने सोचा कि देखिए अचानक तो हम पूरा जो है समाजवादी व्यवस्था लागू नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए नई आर्थिक नीति की घोषणा कर दी 1921 में। हो जाएगा तो बताओ। यस सर हो जाएगा। सर जी संस्कृत का पीडीएफ कब मिलेगा, वो 750 वाला बच्चों एकदम हम दे देंगे, ठीक है। आंसर में गलती है इसलिए डर से नहीं देते हैं, हमको जैसे ही चेक करेंगे हम दे देंगे, बना करके हम रखे हैं बाबू, ठीक है। थोड़ा इतना वेट किए हैं, थोड़ा वेट कर लीजिए ना, हम पीडीएफ दे देंगे, लाइव आकर के समझा भी देंगे। अभी आप लोग के लिए इतना कुछ सोच सोच के रखे हैं ना, खाली आप लोग अपना जो है ना, आप लोग विश्वास मत तोड़िएगा हमसे, खाली ना हम ईमानदारी से कहते हैं कि आप लोग खाली विश्वास नहीं तोड़िएगा। इतना दिन भरोसा किए हैं, ठीक है, इतना दिन भरोसा किए हैं, जितना कुछ हम आपको साल भर में नहीं दिए हैं बाबू, हम आपसे वादा करते हैं। अगर इस वादा को आपने रिकॉर्ड कर लीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके ना रिकॉर्ड कर लीजिए कि जितना हम आपको ये पिछले 10 महीना या 11 महीना जो बोल लीजिए, या जो भी अभी का समय है, यानी कि 5 से लेकर के 17 को पेपर है तो 15 तक मानते हैं, 15
ये 10 दिन के अंदर, ये 10 दिन के अंदर हम आपके लिए उतना करने वाले हैं, हम आपको उतना कुछ देने वाले हैं जो हम समझिए कि पूरा साल के बराबर होगा। पूरा साल के बराबर हम आपको पाहना, ये जो 10 दिन बचा है ना बाबू, ये 10 दिन जो 240 घंटा है, ये देखिएगा ये सबसे सबसे अहम होने वाला है आपकी तैयारी का और बच्चों मेरे जीवन का। मैं अपने जीवन का सबसे बेस्ट, यानी जो भी मैंने अभी तक के एग्जाम की तैयारी के लिए किया है, मैं बच्चों उसमें कहते हैं खुद से जीतने की जिद है मुझे। और ऐसा नहीं कि मुझे किसी और से अच्छा करना है, किसी और से अच्छा नहीं करना है, खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं इस दुनिया का, मैं भीड़ नहीं इस दुनिया का, मेरे अंदर एक जमाना है। तो बच्चों अब हमारे अंदर ना तो किसी से आगे बढ़ने की वो चीज़ है कि भाई हाँ किसी को वो ऐसा कर रहा है तो हम ऐसा करें, नहीं। 100% जो चीज़ हम पिछले बार किए थे अपनी वीडियो को देखेंगे और उससे बेस्ट आपको इस बार 10 दिन के अंदर हम आपको देंगे। ठीक है, एक एक चीज़ों का आपके अंदर जो आप समस्या सोच के रखे हैं, आपने बच्चों मेरे लिए क्या किया है वो बात हम कभी नहीं भूल सकते। आप लोग हमारे लिए कितना ना कॉम्प्रोमाइज किए हैं। हर दिन क्लास में हम 10 मिनट लेट आते हैं, फिर भी आप लोग बच्चों उतना कॉम्प्रोमाइज किए हैं, तो उस सबका बदला चुकाएंगे ना जी, हम सबका बदला चुकाएंगे। थोड़ा सा साथ दीजिए बाबू लोग। अगला क्वेश्चन आता है कि हिंद चीन का क्या अर्थ है। देखिए बच्चों एक खास जगह है, हिंद चीन का क्या अर्थ है। तो हिंद चीन क्या है बच्चों, हिंद चीन में कुछ एक खास एरिया है जिसमें कुछ कुछ देश आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है बच्चों ना, तो इसमें बच्चों है ना, ये बच्चों 4 भाग में मान लीजिए बटा हुआ है या फिर 3 भाग में बटा हुआ है, जिसमें ए है, जिसमें बी है और सी है। तो ए बी सी जितने क्षेत्र में फैला है, ए बी और सी ये तीनों जितने क्षेत्र में फैला है, इन तीनों को क्या कहते हैं मान लीजिए, तो इन तीनों को बच्चों मान लीजिए हम क्या कहते हैं, हिंद चीन कहते हैं। तो हिंद चीन कहने का मतलब ये होता है कि बच्चों हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ प्रायद्वीप क्षेत्र था, जिसमें आज के वियतनाम है। बच्चों देश का नाम बताइएगा, पहला देश वियतनाम, दूसरा देश लाओस और तीसरा देश कंबोडिया। तो 3 देश हैं, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, 3 देश इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर आते हैं। तो बच्चों एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, याद हो गया, यस सर हमें याद हो गया। सीधा लिखिएगा, सीधा लिखिएगा कि हिंद चीन जो है, सीधा बच्चों इसको ना सीधा करके आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में। क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र का क्या अर्थ है, तो वहां पर लिखिएगा कि हिंद चीन क्षेत्र का अर्थ है वर्तमान में जो हमारा वियतनाम है, लाओस है और कंबोडिया है, ये तीनों मिलकर हिंद चीन क्षेत्र कहलाते हैं और इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 3 लाख किलोमीटर है। तो बच्चों क्या आप अपनी भाषा में इसको मॉडिफाई कर लेंगे, इस आंसर को अपनी भाषा में तोड़ लेंगे, तोड़ लेंगे, बताइए सर तोड़ लेंगे, तोड़ लेंगे, तोड़ लेंगे। चलिए बच्चों ठीक है ना। और आज का जो अंतिम प्रहार आज से शुरू हो रहा है, आप लोग को जैसा कि सूचना मिल गया होगा, अच्छा नहीं मिला है, सॉरी सॉरी सॉरी, अंतिम प्रहार की सूचना आप लोग को नहीं मिली है क्या, सूचना नहीं मिली है क्या बच्चों, अंतिम प्रहार की सूचना। देखिए हम लोग ना बात हुआ था भाई, कुछ विद्यार्थी जी कह रहे थे है ना, तो अंतिम प्रहार की जो सूचना है आपका एक है ना 11th AM में हम इसकी पहली क्लास लेंगे बच्चों आज। ठीक है, बाद में जैसे ही ये 12th का खत्म हो जाएगा, 12th क्लास का जैसे ही बच्चों हमको देखिए 4 तारीख से हम फ्री हैं, 4 से पूरा फ्री हो जाएंगे। 4 को एग्जाम है 12th का, तो 4 के बाद तो हम मतलब 4 से फ्री हैं, मतलब 3 तक, यानी समझिए आज कल और परसों भर दिक्कत है, तो परसों आप लोग को हम नहीं पढ़ाएंगे, जैसा कि हम बोले हैं 3 तारीख हम आपसे छुट्टी ले रहे हैं 12th के लिए, है ना। तो आपको 1 और 2 तारीख को हम कई बजे पढ़ाएंगे बताइएगा, सर ये दोनों दिन आप पढ़ाएंगे 11 बजे, तो 2 दिन का हमारा टाइम होगा 11 बजे, है ना। और बच्चों तीसरा दिन हम आप लोग से छुट्टी ले रहे हैं, हॉलीडे है, तीसरा दिन छुट्टी ले रहे हैं। और उसके बाद की अगर हम बात करें, उसके बाद की बात करें तो नया टाइम टेबल हम आपको बता देंगे कि नया टाइम टेबल क्या होगा, समझ गए। तो बताइएगा कि अंतिम प्रहार जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जो क्लास है वो 2 दिन तक कितने बजे चलेगा, एक बार बताइएगा हमको। सर संस्कृत में पत्र लेखन, बाबू आप टेंशन मत लीजिए हो, हम तो बार बार कह रहे हैं बाबू कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम हैं ना, अभी हम हैं, भरोसा कीजिए बाबू लोग, टेंशन मत लीजिए। अभी 2 दिन तक आपका जो है दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन का जो क्लास है, लॉन्ग क्वेश्चन का क्लास 2 दिन तक कितना बजे चलेगा, तो सिर्फ 2 दिन तक 11 बजे चलेगा। उसके बाद हम बताएंगे कि यही टाइम ठीक रहेगा या टाइम में कुछ परिवर्तन भी हो सकता है, वो हम लोग बता देंगे आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू लोग, क्या क्वेश्चन है कि हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा कीजिए, या हुआ हुआ आंदोलन का क्या उद्देश्य था। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हुआ हुआ आंदोलन जो था
ये बच्चों एक तरह से धार्मिक लोग करते थे। आप लोग पढ़े होंगे हुआ हुआ आंदोलन के बारे में। देखिए हुआ हुआ आंदोलन क्या था कि धार्मिक लोगों के द्वारा, कुछ धार्मिक लोग थे उनके द्वारा होता था, ध्यान दीजिएगा। जिसका उद्देश्य क्या था इसको समझते हैं। तो हुआ हुआ आंदोलन का उद्देश्य जो है वो ना उपनिवेशवाद का विरोध करना था। बच्चों ये उपनिवेशवाद क्या है, आप लोग उपनिवेशवाद के बारे में पढ़े होंगे कि जब कोई शक्तिशाली देश जो है बच्चों वो कमजोर देशों के ऊपर अधिकार जमा लेता है और उसका बच्चों शोषण करता है, उसका उपयोग करता है वहां, है ना, तो उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हुआ हुआ आंदोलन का उद्देश्य जो है उपनिवेशवाद का विरोध करना था। अब देखिएगा ये लाइन बच्चों अलग से लिखा गया है, ये लाइन अलग से लिखा गया है। अगर आपके बुक में देखेंगे तो यहां से शुरू होता है, आपके बुक में लाइन यहां से शुरू होता है। आपके बुक में लिखा गया है कि हुआ हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यह एक है ना, यह एक बच्चों धार्मिक था। और लेकिन वो जो धर्म जो लोग थे वो लोग किस धर्म को मानते थे, वो लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, इसलिए कहते हैं बौद्धिस्ट धार्मिक और बच्चों क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1929 में शुरू हुआ था। हुआ हुआ आंदोलन के नेता जो है हुइन फूसो थे। हुइन फूसो थे क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल था। ये लोग बच्चों अपने आप को जला लेते थे, अपने आप को मार लेते थे। कोई आंदोलन किए, देखिए आंदोलन दो तरह का होता है, एक आंदोलन होता है शांतिपूर्ण, एक आंदोलन होता है हिंसा वाला। तो ये लोग जो आंदोलन करते थे कैसा करते थे, शांति वाला आंदोलन कि हिंसा वाला? तो कहते हैं कि ये लोग सर हिंसा वाला आंदोलन करते थे, यानी अपने आप को जला लेते थे, अपने आप को मार लेते थे। तो याद रखिएगा, सीधा लिखना है, क्वेश्चन पूछा है कि हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा कीजिए, तो आंसर लिखिएगा कि हुआ हुआ आंदोलन की शुरुआत जो है वर्ष 1929 ईस्वी में हुई थी। वर्ष 1929 ईस्वी में हुई थी। हुआ हुआ आंदोलन जो है कि बौद्धिस्ट, याद रखिएगा, हुआ हुआ आंदोलन जो है बच्चों किसके द्वारा, बौद्धिस्ट धार्मिक। हुआ हुआ आंदोलन जो था क्या था, एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। क्रांतिकारी आंदोलन था जिसमें लोग उपनिवेशवाद का विरोध करते थे। जिसमें लोग किसका विरोध करते थे, उपनिवेशवाद का विरोध करते थे। और ये लोग जो है ना, ये लोग जो आंदोलन में भाग लेते थे, ये लोग बच्चों क्या करते थे, ना ये उग्रवादी, क्या बोलते हैं, उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जैसे अपने आप को मार लेना, जैसे अपने आप को मार लेना। तो बच्चों इसको ना किसी भी आंसर को अपनी भाषा में आप तोड़ मरोड़ के लिख सकते हैं। तो बोलिए हाँ, यस सर, लिख लेंगे, है ना। आप कोई लाइन कहाँ पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा, आप कोई जरूरी नहीं है हमारे एग्जाम में कि हम इस लाइन को ऐसे लिखें। एग्जाम में जब आप लिखिएगा, एग्जाम में आप उसको सीक्वेंस वाइज में अपने अनुसार सजा लीजिए। पहले मूल बात लिख दीजिए कि कब हुआ था। हुआ हुआ आंदोलन 1929 ईस्वी में, है ना, हुआ था। यह आंदोलन बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, है ना। इस आंदोलन में भाग लेने वाले लोग बच्चों क्या थे, उग्रवादी तरह का ना, उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देते थे, जैसे कि आत्मदाह, जैसे कि अपने आप को जला लेना, मतलब उनका था। बच्चों आगे बढ़ते हैं, बढ़े, यस, चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। 15 नंबर क्वेश्चन में, 15 नंबर क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। बच्चों देखिए, कई बार जो है ना कि लोग मदद मांगने आते हैं और लोग मदद करते हैं। तो जो खिलाफत आंदोलन था सर 1929 नहीं 39, अच्छा सॉरी बच्चों, सॉरी 39 होगा ना, अच्छा ठीक है, वो मतलब बोला गया होगा, मुंह से बोला गया होगा। 29 को हम मतलब 39 को हम 29 बोल दिए होंगे, तो उसको आप लोग समझ सकते हैं कि ये बच्चों मिस्टेक है, बोलने में मिस्टेक हुआ है। आइए अब क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बच्चों खिलाफत आंदोलन। आप लोग जानते हैं ना कि खिलाफत आंदोलन जो है बच्चों क्या किया था, पूरा भारत का लोग मिलकर क्या था खिलाफत आंदोलन, कि सिर्फ यहाँ पर इस आंदोलन में ज्यादा इंटरेस्ट सिर्फ भारत, मतलब पूरे भारत का लोग लिया था, कि सिर्फ बच्चों भारत के मुसलमानों ने भाग लिया था। सर जी मुसलमानों ने, क्यों मुसलमानों ने भाग लिया, क्यों लिया बच्चों, क्योंकि बच्चों क्योंकि अपना, देखिए अगर किसी विशेष धर्म के विषय में कोई चीज होगा, जैसे मान लीजिए कि अभी पाकिस्तान में हिंदू को मार के भगाया जाएगा, मान लीजिए पाकिस्तान में अगर हिंदू के ऊपर अत्याचार होगा, हिंदू के ऊपर अत्याचार होगा, तो बच्चों भारत में ज्यादा गुस्सा किसको आएगा, सर हिंदू को ऊपर में होगा तो हिंदू को गुस्सा आएगा, एकदम स्वाभाविक बात है। इसमें देखो कोई धर्म वाला बात हम नहीं करते हैं, कि हिंदू को अगर होगा तो हिंदू को बहुत गुस्सा आएगा, मतलब बहुत बहुत नॉर्मल सा बात है। बांग्लादेश में मान लीजिए हिंदू के ऊपर कुछ ना, बांग्लादेश में मान लीजिए हिंदू के ऊपर कुछ होगा, अगर मान लीजिए अमेरिका में मान लीजिए कि बच्चों मुस्लिम लोगों के साथ में अन्याय होगा, तो यहाँ पर गुस्सा सबसे बेसी किसको आएगा, सबसे बेसी गुस्सा यहाँ पर मुस्लिम लोगों को आएगा, सीधी बात है। तो ऐसा ही हुआ था बच्चों, ऐसा ही कुछ हुआ था कि वहां के जो मतलब कि कुछ एक बहुत फेमस व्यक्ति थे, जिसको मतलब कि बहुत बड़ा दर्जा मुसलमान लोग देते थे। तो
प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के फलस्वरूप तुर्की के ओटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया था। ई लाइन लिखना है तो अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आगे पढ़ के देखते हैं। सुल्तान को सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया था, है ना। सुल्तान को सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। तुर्की के खलीफा की शक्ति को पुनः स्थापना के लिए 1920 ईस्वी में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया था। तो सबसे सीधी बात है बच्चों कि तुर्की में बच्चों किसके पद को हटा दिया गया था? कहते हैं तुर्की में मेरे बच्चों खलीफा जो होता था, खलीफा के पद को क्या कर दिया था? तो बच्चों खलीफा के पद को हटा दिया गया था। खलीफा मतलब कह सकते हैं कि मुस्लिम धर्म में बच्चों एक बहुत बड़ा पद है जिसको लोग अपना आदर्श मानते हैं, है ना, लोग उनको पूजते हैं, है ना। तो वहां पर एक बहुत अच्छा पद था जिसका नाम था बच्चों, है ना, खलीफा का पद था। खलीफा के पद को जो है कि हटा दिया गया था। तो इसलिए, है ना, कौन देश में बताइए? ये जो घटना है ये किस देश की है? सर तांडव सीरीज का जो साइंस का पीडीएफ नहीं मिला है गुरुजी दे दीजिए। नहीं मिला है जी, कैसे नहीं मिला? ठीक है, हम बोलते हैं अपना टीम से और बोल करके सब पीडीएफ डलवाते हैं। तो घटना हुआ मुसलमान में एक जो खलीफा का पद है, मतलब समझ सकते हैं एक तरह से धर्म गुरु बच्चों, समझ सकते हैं कि धर्म गुरु जैसे हिंदू में होता है कि धर्म गुरु है, वैसे बच्चों खलीफा का पद है। तो ये चीज हुआ तुर्की में, लेकिन इसका असर कहाँ पड़ा? भारत में। तो बच्चों कहते हैं कि तुर्की में जो है इस पद को हटा दिया गया। अब मान लीजिए कि बच्चों यहाँ पर कोई धर्मगुरु का पद है भारत में और कोई दूसरा आक्रमणकारी आया या फिर कोई शक्तिशाली लोग आ जाए, बोले कि हटाओ इस पद को यहाँ से, तो हिंदू लोगों को तो दुख है ना, हिंदू लोगों को तो बुरा लगेगा ना कि हम लोग जिसको पूजते थे, जिसको मानते थे, उस पद को हटा दिया आप। इसलिए बच्चों क्या हो गया? खिलाफत आंदोलन हो गया। भारतीय मुसलमानों ने इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इस चीज को आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट क्या है? बच्चों आपको पता है रॉलेट एक्ट जो है बहुत ही घटिया कानून था, आप लोग जानते हैं। रॉलेट एक्ट के बारे में देखिए, अंग्रेजों को लग गया था कि बच्चों भारत के जो लोग हैं वो हम लोग को खदेड़ देंगे। खदेड़ना मीन्स होता है जब किसी को मार के भगा देते हैं कहीं से, तो उसको कहते हैं कि बच्चों खदेड़ देंगे। तो कहते हैं अंग्रेजों को ऐसा लग गया था कि भारतीय लोग हम लोग को मार के यहाँ से भगा देंगे। तो उन लोगों को ये बात का डर था, तो उन लोगों ने एक नियम बनाया। देखिए कहीं पर भी 4-5 आदमी अगर एक जगह होता है, क्योंकि पहले मोबाइल तो था नहीं कि मोबाइल से बात करेंगे, रे भाई चलो, है ना, चलो हम भी चलेंगे, सुजितवा भी चलेगा और अंकितवो को ले चलो, और जा करके ना 2-4 ठो बम गिरा देते हैं, अंग्रेजवा सब जो है ना भाग जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले बात करने के लिए एकजुट होना पड़ता था। तो अंग्रेजों को इस बात का डर था कि लोग एकजुट अगर हुआ तो हम लोगों के ऊपर, हम लोग के बारे में ही गलत बात सोचता होगा। कहीं पर में 5 ठो भीड़ अगर हुआ तो समझो वो सब जरूर यही बात कर रहा होगा कि अंग्रेज को कैसे भगाना है। इसलिए बोला कि कोई ऐसा नियम लेकर के आइए कि लोग एक साथ खड़ा होइए ना पाए। 4-5 आदमी कहीं खड़ा हुआ, चलो जेल चलो। 5 आदमी बैठ के बीड़ी पी रहा है, चलो जेल चलो। 5 आदमी बैठ करके अट्ठा गुट्टी खेल रहा है, चलो जेल चलो। 5 आदमी क्रिकेट खेल रहा है, चलो जेल चलो। यानी हर चीज के लिए लोगों को जबरदस्ती उठा करके जेल लाने वाला, है ना, जेल लेकर के जाने वाला एक नियम ला दिया, उसी का नाम रखा रॉलेट एक्ट, है ना। और यहाँ पर ना कोई दलील ना कोई वकील, आपको पकड़ा गया है ना तो आप कोर्ट में कोई ये चीज ना अपना गुनागाही जो है कि हम गुनेगार हैं, माफ कीजिएगा, हम कुछ नहीं किए हैं, हम बेकसूर हैं, इसका आपके पास मौका ही नहीं देते थे अंग्रेज कि आप ये चीज साबित कर सके, कोई वकील नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों कहते हैं जो रॉलेट एक्ट था बहुत घटिया नियम था जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1919 में। बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने के लिए 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य यानी कि सबूत और वारंट का, बच्चों किसी को पकड़ने से पहले उसको वारंट देते हैं, अभी देश में ये नियम है, गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। इसे ही रॉलेट एक्ट कहते हैं। इसे बच्चों बिना वकील और बिना दलील का भी कानून कहते हैं। तो बच्चों बताइए इसमें कोई भी चीज ऐसा है जो आपको याद नहीं है? एक बार दिल बनाकर भेजिए, बच्चों दिल बनाकर भेजिए और लिखिए जीयूडी सर गर्दा उड़ा देंगे कि सर 1919 ईस्वी में जो है अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट लाया गया जिसमें व्यक्ति को बिना किसी वारंट के या बिना किसी वारंट के उसको पकड़ा जा सकता था और वो व्यक्ति
अपनी बेकसूरी को साबित करने का भी उसके पास कोई अधिकार नहीं था। इसे बहुत सारे लोगों ने काला कानून कहा। बहुत सारे लोगों ने क्या कहा? बहुत सारे लोगों ने इस कानून को क्या कहा? इसे बच्चों काला कानून कहा। इसे काला कानून कहा। बहुत सारे लोगों ने इसे बिना वकील बिना दलील का कानून कहा। बिना वकील और बिना दलील का भी कानून कहा। बच्चों इसी कानून का ना विरोध हो रहा था। आप लोग पढ़े होंगे जलियांवाला बाग में किसका विरोध हो रहा था? जलियांवाला बाग। जलियांवाला जो बाग था मेरे बच्चे, वहां पर डॉक्टर किचलू और एक ठो और कौन डॉक्टर थे, उसकी बच्चों गिरफ्तारी हो गई थी। उसकी गिरफ्तारी हो गई थी इसी कानून के तहत, रॉलेट एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो इसी के विरोध में लोग जो है कि जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, जहां पर जनरल ओ डायर ने गोली बरसा दी थी। आप लोग को याद होगा बच्चों, आप लोग को याद होगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, वो है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। देखिए सरकार ने क्या किया था, सरकार ने, जो अंग्रेज लोग था ना, सरकार बोलेंगे ओकरा, मारेंगे उसको, ऐसा मारना। कौन कौन मारेगा? हाथ उठा तो। सर सत्यपाल था, हाँ, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू, सरकार बोलेंगे, गिरा गिरा के मारेंगे हम लोग उसको, समझे कि नहीं। कभी मौका मिला फिर से मारने का तो गिरा गिरा के मारना है सब लोग। मेरे विद्यार्थी जी सब लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और मैं चाहता हूं कि अभी 11,000 प्लस लाइक बच्चों कम से कम हो जाने चाहिए। तो सभी विद्यार्थी जी सब लोग लाइक कर दीजिए। देखिए एक टीचर हैं, कभी भी मारपीट वाला बात नहीं करना चाहिए, पर जब देश की बात आ जाए, जब देश के आन बान शान की बात आ जाए, तब बच्चों टीचर तो है, लेकिन हाँ अंदर खून तो वही है ना जी। जो खून भगत सिंह के अंदर दौड़ रहा था, जो खून सुभाष चंद्र बोस के अंदर था, खुदीराम बोस के अंदर, तो वही ना खून हम लोग के भी अंदर है। तो मारपीट वाला तो बात तो देश पर आता तो हो ही जाता है। चलिए, तो कहते हैं कि दांडी यात्रा बच्चों गांधी जी इसलिए किए थे क्योंकि अंग्रेज लोग जो है ना, अंग्रेज लोग क्या किए थे कि नियम, नमक, जो चीज समुद्र का पानी से बनता है नमक, उसके ऊपर में उसका दाम बढ़ा दिया था, उस पर टैक्स लगा दिया था। तो गांधी जी बोला कि ऐसा मनमानी जो है कि आप लोग का नहीं चलेगा। इस समुद्र के पानी से बनने वाला नमक जो आसानी से हम भी बना सकते हैं, उस पर आप टैक्स लगाएंगे। तो गांधी जी बोले नहीं, हम इसका विरोध करते हैं। और विरोध करने का बच्चों स्टाइल सबका अलग अलग होता है। गांधी जी का स्टाइल ये था कि हम जाएंगे अपने आश्रम से समुद्र का किनारे जाएंगे, है ना, वहां तक गए पैदल और जाकर वहां नमक बनाए, और नमक बना करके बोले देखिए हम नमक बना दिए हैं, और आप जो नमक पर कीमत बढ़ा रहे हैं ये उचित नहीं है ना। सारा देश फिर विरोध कर दिया बच्चों। तो कहते हैं कि गांधी जी ने 12 जनवरी 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र की यात्रा शुरू की। इस यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना था। बताइए इसमें क्या याद करना है आप लोग को, और अगर याद करना भी है तो कितना सरल भाषा में लिखा गया है। हो जाएगा तो एक बार दिल बनाकर भेजिए, यस गुरुजी याद हो जाएगा। क्या है ना, इसको प्रैक्टिस भी करना है लिख लिख करके। अब देखिए, अब क्या है कि अंग्रेजवा लोग जो है चंपारण में सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दीजिए। पहले आपको समझना पड़ेगा कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है बताइएगा कोई हमको, कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। बच्चों देखिए, हम लोग सत्याग्रह ना रोजे करते हैं, अपने घर में भी सत्याग्रह करते हैं। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के आधार पर आग्रह। सत्य के आधार पर क्या करते हैं, सत्य के आधार पर किसी से क्या कीजिए, आग्रह कीजिए। सत्य के आधार पर आग्रह कीजिए बच्चों ना। किसी को, है ना, किसी को डायरेक्ट चोर मत बोलिए, किसी को डायरेक्ट इसमें चोर मत बोलिए। उसको ई बोलिए कि जो है ना कि आप मान लीजिए ना प्रभु कि आप चोर हैं, आप मान लीजिए कि आप चोर हैं। किसी को डायरेक्ट मत बोलिए, आप ये बोलिए कि आप मान लीजिए कि आप चोर हैं। इसको गजब बेइज्जती कहते हैं। तो बच्चों कहते हैं कि सत्य के आधार पर बच्चों क्या करना है, आग्रह करना है। इसी को सत्याग्रह कहते हैं। तो क्या हुआ था आप लोग जानते हैं कि बच्चों, आप लोग से कोई बात छुपा हुआ नहीं है, सब लोग पढ़ते हैं, इतिहास की घटना आप लोग पढ़ते हैं कि अंग्रेज लोग जब हमारा देश गुलाम था, ये तो बच्चों अंग्रेज लोग क्या करते थे कि बिहार का चंपारण, आप लोग नाम सुने होंगे, एक है बच्चों बिहार का जो चंपारण है, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण का नाम तो सुने होंगे आप लोग। बिहार का एक जगह है बच्चों चंपारण जिला जो है बिहार का। वहां पर क्या हो रहा था, अंग्रेज लोग जो थे वहां के लोगों से कौन खेती कराते थे, नील की खेती। सर जी नील से क्या बनता था, तो देखिए आजकल बच्चों, पहले हम लोग गंजी को डुबाते थे नील में, पता है नील से बनता था रंग, क्या बनता था, रंग, कलर बनता था, रंग। आज ना बच्चों अलग अलग तरीका आ गया है, वैज्ञानिक तरीका, जिससे बहुत सारा रंग बनता है। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे कि बच्चों नील नाम का, बच्चों नील की खेती करवाते थे और उसको बच्चों विदेशों में जाकर बेचते थे और नील की खेती कराते थे। तो देखो नील का खेती करने से कम है ना, दिक्कत क्या था किसान को, कि सबसे पहली बात क्या था, नंबर एक कि उसका जमीन खराब होता था।
जो भूमि है ना वो बंजर हो जाता था नील का खेती करने से। दूसरा क्या था कि नील का खेती जो होता था तो उसका जो दाम देते थे लोग, अंग्रेज वाले जो दाम देता था, कीमत लगाता था, वो लोग मनमानी कीमत जो है बच्चों मन के मुताबिक, यानी कि 100 रुपया का है ना नील है तो हम 10 टका देंगे, कुछ करबे रे बताओ। अंग्रेज लोग ऐसा करते थे हम लोग के साथ में कि बच्चों 100 टका का चीज को 10 टका में लेते थे, है ना। और बच्चों वो लोग बाधित करते थे कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा में आपको नील का खेती करना ही पड़ेगा। तो बच्चों याद रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए ये काम अच्छा करता था वो लोग? बताइए कि अंग्रेज लोग अच्छा करता था, जबरदस्ती सबको नील का खेती करवाता था और बच्चों दाम भी उसका बहुत कम देता था। अब किसी से जबरदस्ती काम कराइएगा, जी पैसा भी नहीं दीजिएगा तो सब है ना घर का बाल बच्चा सब क्या खाएगा बताइए? बच्चा सब कपड़ा उपड़ा क्या पहनेगा? तो ऐसा करता था। इसलिए जो है गांधी जी को बुलाया तो गांधी जी जो है सत्य के आधार पर बोला कि देखिए आप लोग बहुत खराब आदमी हैं। सत्य के आधार पर बोला देखिए आप लोग ये गलत काम कर रहे हैं, मारेंगे आप लोग को गिरा गिरा करके, समझे कि नहीं? ऐसा गांधी जी बोले होंगे, लेकिन अपनी अच्छी भाषा में बोले होंगे। तो कहते हैं कि बिहार में 3 कठिया मतलब समझ गए ना, 3 कट्ठा यानी 20 में से 3 कट्ठा। बिहार में 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था प्रचलित थी। इस व्यवस्था में किसानों को अपने 3/20 भूमि में नील की खेती करनी पड़ती थी। इसी प्रणाली के विरोध में गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। तो बच्चों अगर ये 2 नंबर में पूछा है तो इतना ही बात लिखेंगे। अगर 5 नंबर में पूछा है तो हुमच के लिखना है। कैसे लिखना बताइए? 5 नंबर में कैसे लिखना है सर जी? हुमच के। 5 नंबर में आंसर हुमच के लिखना है। 5 नंबर में हुमच के लिखना है। तो 5 नंबर के लिए सोचिएगा मत, बहुत लंबा लिखिएगा, जो जो हुआ था जो जो बताए हम पूरा। अब आगे क्या है बच्चों? अगला है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? बच्चों देखिए भारत में असहयोग आंदोलन से पहले भी कई आंदोलन हुए थे, है ना। भारत में असहयोग आंदोलन से पहले भी कई आंदोलन हुए थे, लेकिन देखिए कोई भी जब भी आंसर लिखेगा ना, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा है। क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा है। असहयोग आंदोलन, असहयोग मतलब समझ गए कि किसी के जब हम सहायता नहीं करते हैं उसको असहयोग कहते हैं। तो बच्चों गांधी जी ने बोला कि अंग्रेज लोग जो है ऐसे नहीं बात सुनेगा। अब किसी भी चीज में अंग्रेज का सहायता ही मत करो। जब अंग्रेज बोलता है हमारा जूता में पॉलिश करो, बोले हाँ नहीं करेंगे। अंग्रेज बोलता है हमारा घोड़ा गाड़ी चलाओ, नहीं चलाएंगे। अंग्रेज बोलता है कि हमारा गाड़ी साफ करो, नहीं करेंगे। तो गांधी जी बोला कि हर अंग्रेज को देश से भगाना है तो अंग्रेज का सब लोग मिलकर असहयोग करो, कोई भी चीज में उसका मदद करबे मत करो, समझे। दूसरी बात है आंदोलन प्रथम जन मतलब होता है लोगों का, जन आंदोलन था कैसे? तो देखिए आज से पहले भारत में जो भी आंदोलन हुआ था उसमें कभी भी सब लोग मिलकर भाग नहीं लिए थे। सर 12th मैथ का क्लास कब होगा? पहले लोग को पढ़ाने दीजिए। सब लोग मिलकर कभी भाग नहीं लिए थे। पहला बार ऐसा हुआ था कि आम लोग भी, बच्चों इसमें पता है लाखों लोग भाग लिए थे। पता है आप लोग को कि जो असहयोग आंदोलन था उसमें कितने लोग भाग लिए थे? तो कहते हैं असहयोग आंदोलन में बच्चों ऐसा नहीं है कि खाली नेता भाग लिए थे, नेता नहीं सर। ऐसा नहीं कि खाली बूढ़े लोग भाग लिए थे, नहीं सर। ऐसा नहीं है कि पूंजीपति लोग भाग लिए थे, नहीं सर। असहयोग आंदोलन एकमात्र ऐसा आंदोलन था, पहला आंदोलन था जिसमें आम लोग भी भाग लिए थे। आम लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे, बढ़ चढ़कर गांधी जी का साथ देने के लिए लोग आए थे। इसलिए इसे प्रथम जन आंदोलन कहते हैं, क्योंकि पहली बार यहां पर आम नागरिक भी अंग्रेजों के खिलाफ उतर गए थे जमीन पर। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस आंदोलन में छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, महिला सभी वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर भाग लिए थे। इसीलिए असहयोग आंदोलन सभी वर्ग के लोग पहली बार, माफ कीजिएगा मनीष सर जी हो, ये लाइन काहे ना लिखे यहाँ पर हो कि पहली बार, सर जी काहे ना लिखे लाइन हो, पहली बार लिखना था। तो कहते हैं कि मनीष सर जी यहाँ लिखना था आपको कि पहली बार, है ना, ध्यान दीजिएगा कि पहली बार ऐसा हुआ था, पहली बार लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए थे। इसलिए बच्चों इसलिए जो है असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन कहा गया था। ये पहली बार ऐसा हुआ था बच्चों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब समझ गए कि सर अच्छा वही आंदोलन ना जिसमें गांधी जी नमक बनाए थे। हाँ बच्चों, वही आंदोलन जिसमें गांधी जी नमक बनाए थे। तो कहते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम हुआ? जब गांधी जी बच्चों, जब गांधी जी जो है समुद्र के किनारे जाकर के नमक बनाए और अंग्रेजों को कहा कि देखिए आप ये नमक के ऊपर, नमक का कीमत बढ़ाना, नमक पर टैक्स लगाना ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर क्या रिजल्ट मिला? आपको पता है क्या रिजल्ट मिला? सर रिजल्ट क्या मिला बताइए ना, रिजल्ट क्या मिला? सुनिए बाबू लोग, रिजल्ट क्या मिला?
सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। परिणाम मतलब रिजल्ट क्या मिला? सविनय अवज्ञा आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। बच्चों ये हुआ कि इस आंदोलन से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना और जगी और देश को आजाद करने के लिए कि भैया अंग्रेजवा को भगाना है, ये अंदर में आग और धधकने लगी। दूसरा बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। तो अंग्रेज मतलब वो लोग भी बौखला गया और अंग्रेजों ने क्या नियम लाया बताइए, है ना? ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 में कौन सा नियम लाया? तो भारत शासन अधिनियम। तो बच्चों इसके बाद उन्होंने भारत शासन अधिनियम ला दिया। अगला है बच्चों, है ना, बस ये दो परिणाम हुए। ये दो परिणाम याद रखिए कि लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना जगी। ठीक है ना सर जी? 12th क्लास पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं प्लीज। अरे अजीब हाल है भैया, पूरा काम 12th क्लास वाला के लिए कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं ध्यान नहीं दे रहे हैं। अलग मतलब अच्छा बात नहीं बाबू, आप लोग के लिए हम आ रहे हैं, अभी देखिए ना थोड़ा देर में आ रहे हैं, बस इधर से फ्री होकर के आप लोग के पास आ रहे हैं। ठीक है, नहीं ऐसा मत बोलिए बाबू लोग, आप लोग के लिए बच्चों पूरा ध्यान है। ठीक है चलिए हो जाएगा, तो दिल बनाकर भेजिए, यस गुरुजी हो जाएगा। क्या परिणाम हुआ था? तो लोगों के अंदर बच्चों राष्ट्रवाद की भावना जगी थी देश के प्रति। अगला है बच्चों किसान आंदोलन। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन 2 नंबरिया में भी आता है और बच्चों दीर्घ में भी क्वेश्चन आता है। बिहार के किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। वही किसान आंदोलन बच्चों, कोई फालतू आंसर मत लिखिएगा। किसान आंदोलन का मतलब वही है जो 1917 में चंपारण में गांधी जी किसान जो 1917 में जो गांधी जी के नेतृत्व में वहां के किसानों ने किया था, वही आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है। कहते हैं कि बिहार के 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था प्रचलित थी। नील की खेती करने से भूमि की उर्वरकता कम होती थी, सीधा लिखना भूमि बंजर हो जाता था, है ना। और बागान मालिक जो है मनमानी कीमत पर खरीदारी करते थे। विश्व बाजार में नील की मांग घट गई तो बागान मालिक किसानों से अधिक लगान का मांग करने लगे। चंपारण के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचे और किसानों को 3 कठिया प्रणाली से मुक्ति दिलवाई। इसे ही चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है, या इसे ही बच्चों क्या बोलते हैं, बिहार का किसान आंदोलन कहा जाता है। तो बच्चों लिख देंगे किसान आंदोलन क्या मतलब है, जब भी पूछे तो वही लिखना है जो कि चंपारण आंदोलन में लिखना है। चंपारण आंदोलन और किसान आंदोलन बिहार का लगभग दोनों का आंसर सेम है बच्चों, क्योंकि बात वही है, दोनों के अलग अलग नाम है सिर्फ। हो जाएगा? यस सर हो जाएगा, यस बहुत सुंदर है। अगला आंसर देखते हैं। अगला, पूना समझौता किन के बीच हुआ था बच्चों? बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 24 में पूछा गया है, रिपीट करने का चांस है कि पूना समझौता किन के बीच और क्यों हुआ। तो बच्चों याद रखिएगा, पूना समझौता जो है, याद रखिए कि पूना समझौता जो है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में 1932 ईस्वी को हुआ था। यह दलितों के बीच ना, यह दलितों के बीच विधायिकाओं में स्थान आरक्षित करने के लिए हुआ था। तो बच्चों कहते हैं कि एक भारत में, है ना, समझौता हुआ था किसके बीच में? तो गांधी जी के बीच में, गांधी जी के बीच में और किसके बीच में? और बच्चों अंबेडकर साहब के बीच में यह समझौता हुआ था। और कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था, जहां पर जो है अंबेडकर साहब ने कहा था कि भैया देखिए कि दलितों के लिए भी कुछ सीटें जो हैं, है ना, दलितों के लिए जो है कि मतलब दलितों के हित के बारे में, दलितों का आरक्षण मांगे थे। सीधा बात समझिएगा, दलितों का आरक्षण मांगे थे बच्चों। कहते तो भगवान है, दोनों भगवान है, 2 भगवान एक साथ बच्चों। हमको तभी दिख रहे हैं यहाँ पर कि 2 भगवान एक साथ, यानी कि 2 गॉड इन 1 फ्रेम, है ना, इन 1 फ्रेम बच्चों। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 गॉड इन 1 फ्रेम। आप देख सकते हैं कि एक फ्रेम में यहाँ पर दो भगवान है, 2 भगवान को नमस्कार है, अंबेडकर जी को भी, गांधी जी को भी। ये दोनों बच्चों भारत के, आप कह सकते हैं कि बच्चों एक ने आज़ादी दिलाने अपने, है ना, एक ने बच्चों आज़ादी दिलाने के लिए हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, और दूसरे ने बच्चों हमें सशक्त बनाने के लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए, हमें समानता का अधिकार दिलाने के लिए बच्चों इन्होंने क्या क्या किया। हमारा देश आज़ाद होकर के भी बच्चों, अगर अंबेडकर साहब नहीं होते तो हमारा देश आज़ाद होकर के भी समझो गुलाम था। आजाद होकर के भी हमें वो फीलिंग नहीं आती जो अभी आ रही है बच्चों। तो हमें दोनों को बहुत बहुत नमस्कार है। मतलब इन दोनों से बेहतर जोड़ी बच्चों हमें लगता है कि इससे अच्छी तस्वीर इस धरती पर नहीं हो सकती है, हम खास करके अपने भारतीय लोगों के लिए। अगला है बच्चों, असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया? आपको पता है बच्चों कि असहयोग आंदोलन तो बड़ा धूमधाम से स्टार्ट हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन बच्चों कहते हैं तब तक कोई आंदोलन सफल होता है जब तक शांति से हो, लेकिन जब भी कोई आंदोलन में बीच में लड़ाई पीट मार दंगा होता है वो सफल नहीं होता है। आपने देखा था कि हुआ क्या था असहयोग आंदोलन में बच्चों। आपको पता है ना चौड़ी चौरा कांड का, पता होगा कि चौड़ी चौरा कांड में अंग्रेजा ना
अंग्रेजवा सबको पकड़ पकड़ के ना जेल में मतलब जेल में है ना अंग्रेजवा सबको जला दिया गया था, है ना। घटना गोरखपुर में एक जगह है जिसका नाम है चौड़ी चौड़ा बाजार। चौड़ी चौड़ा बाजार में ये लोग जा रहे थे, नॉर्मल देश के लोग सब जा रहे थे, नारा लगा था अंग्रेजों के खिलाफ। तो वो लोग अंग्रेजवा सब इन लोगों को रोक लिया, ये लोग के ऊपर में है ना लाठी उठी बरसा दिया। अब भीड़ के ऊपर में मुट्ठी भर अंग्रेज लाठी बरसाइएगा तो गिरा नहीं मारेगा आपको। ये लोग को पिठियाया अंग्रेज लोग को, पीछे पीछे दौड़ाया अंग्रेज लोग को। तो अंग्रेज लोग भाग करके ना एगो थाना में घुस गए, और थाना में घुस करके लोकर के अंदर बंद हो गए। बोले देखो अब क्या करोगे, ठुठवा करो, ठुठवा आप बोलो। अब भारतीय लोगों को गुस्सा आया, तेल छीट के पूरा थाना जला दिए। इसी को बच्चों तब क्या हुआ, यहाँ पर दिक्कत हो गया। तो कहते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जिले के चौरी चौरा में, चौरी चौरा एक बाजार का नाम है बच्चों, है ना, जैसे होता है चौक चौराहा, बाजार में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में आंदोलनकारियों ने थाना पर हमला करके 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया। इसी घटना के कारण है ना 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर दिया। तो बच्चों दिल बनाकर भेजिए, जल्दी से हो जाएगा ये। तो कोई भी आंदोलन कभी होगा ना तो याद रखिए कभी बच्चों वहां पर मारपीट नहीं होना चाहिए, तब वो चलेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि जो औद्योगिकीकरण है ना, औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। बच्चों देखिए औद्योगिकीकरण का मतलब है कि जब उद्योग में बड़े बड़े मशीन लग गए। पहले बच्चों आदमी अधिकांश काम किससे करता था, बोलो। अधिकांश काम पहले लोग हाथ से करते थे, हाथ से। ये सब जो सिलाई उलाई है, जो जैकेट वकेट पहने हैं, ये सब पहले हाथ से सिलता था आदमी, है ना। पहले शूटर, तो सबको रोजगार मिलता था। और जैसे औद्योगिकरण आया यानी बड़े बड़े मशीन लग गए। औद्योगिकरण किसे कहते हैं, जब बच्चों जब क्या हुआ कि जब क्या बोलते हैं उसको, फैक्ट्रियों में, जब फैक्ट्रियों में अधिक से अधिक काम व्यक्ति हाथ से नहीं करके किसी बड़े बड़े मशीन से लेने लगे तो उसको औद्योगिकरण कहा। और बच्चों जब बड़ा बड़ा मशीन लगा तो आदमी बेरोजगार हो गया। यानी समझिए ना कि 1000 को आदमी मिलकर के जितना कपड़ा बुनेगा दिन भर में, जितना कपड़ा, 1000 नहीं 10,000 आदमी मिलकर के जितना कपड़ा बनाएगा उतना एगो मशीन बना देता है। एगो मशीन, तो बताइएगा ये 10,000 लोग क्या हो गए सर, 10,000 लोग बेरोजगार हो गए क्योंकि सबका मशीन कर रहा है। तो औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका मतलब कि पेट पर लाद, मतलब खाने का जो पैसा था उसको किस तरह प्रभावित किया, बहुत प्रभावित किया। लोग बेरोजगार हो गए मशीन आने पर, है ना। अभी जो एआई आ गया है अब तो अधिकांश लोग, हम लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे जी। कहते हैं औद्योगिकरण के कारण घरेलू उद्योग के मालिक अब मजदूर हो गए, है ना। इनका आजीविका को अपडेट है क्या, इनका आजीविका उद्योगपतियों के द्वारा दिए गए वेतन पर निर्भर था। उस समय इंग्लैंड में कानून, है ना, मिल मालिकों के समर्थन में था। औरतों एवं बच्चों से 16 से 18 घंटे तक काम लिया जाता था। मशीनों एवं यंत्रों के सामने घरेलू हस्त निर्मित उद्योगों का विकास संभव नहीं था। तो सीधी बात है बच्चों कि जब मशीन आ गए तो लोगों को काम से छुट्टी कर दिया गया, लोग बेरोजगार हो गए। और घर पे जो भी काम, है ना मेरे विद्यार्थी जी, है ना, जो भी छोटा मोटा उद्योग था, अरे बड़का मशीन के सामने छोटा उद्योग चलेगा जी, नहीं चलेगा। तो लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, है ना। बच्चों कहते हैं, है ना, के लिए विकास संभव नहीं था। इन्हीं कारखानाओं में उन्हें बच्चों बेरोजगार बना दिया। फैक्ट्रियों के काम करने वाले मजदूर का जीवन कम था, है ना, जीवन कम था। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका के साधन को समाप्त कर दिया। यह दैनिक उपभोक्ता की वस्तुओं को भी खरीदने के लिए स्थिति नहीं रही। ऐसा हाल हो गया मजदूर का कि वो जो खाने पीने के लिए तरसने लगे। अगला क्या है बच्चों, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। देखिए बाबू लोग, जब बड़ा बड़ा फैक्ट्री शहर में हुआ, जब शहर में बड़ा बड़ा फैक्ट्री हुआ तो फिर वहां काम करने वाले लोगों को कहां से लाया गया बताइए। क्या आपके यहाँ के लोग दिल्ली पंजाब में खटते हैं, बोलिए। आपके यहाँ के लोग दिल्ली पंजाब में खटते हैं, वो बताइए ना। जी सर खटते होंगे। हमारे घर का आदमी खूब है ना, हमारे घर के आदमी खुद दिल्ली में काम किए हैं, हमारे घर के लोग खुद उत्तराखंड में काम किए हैं, हमारे घर के लोग खुद पंजाब में काम करने गए हैं। तो बच्चों क्या हुआ ना कि पहले बड़ा बड़ा फैक्ट्री खुला बच्चों, बड़ा बड़ा फैक्ट्री खुला शहर में, और उसको ना गांव वाला लोग जाकर के वहां काम करने लगा। तो वहां फैक्ट्री में क्या हुआ, काम तो मिला लेकिन उसको रहने खाने का जगह नहीं दिया। तो आदमी सब जो है ना वो फैक्ट्री के बगल में, मान लीजिए कि हम यहाँ पर एगो फैक्ट्री ना, यहाँ पर बच्चों फैक्ट्री ए नंबर काम खुला। फैक्ट्री मतलब जहाँ कोई सामान बनता है, दवाई बनता है, दवाई दारू कुछ बनता है, तो इसके आसपास में लोग रहने
रहने के लिए क्या बना लिया बताइए? इसके आसपास में लोग रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी बना लिया, झुग्गी झोपड़ी बना लिया है ना, जहां पर ना तो बिजली थी ना तो अच्छा पानी था। तो इसी को, इसी बच्चों, इसी बस्ती को क्या बोलते हैं बोलिए? ये जो आदमी सब बना लिया झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए, इसी बस्ती को कहते हैं स्लम बस्ती बच्चों, स्लम बस्ती कहते हैं। और यही है बच्चों, ये जो प्रोसेस था, ये जो प्रोसेस था झुग्गी झोपड़ी बनाने का, इस प्रोसेस को कहते हैं स्लम पद्धति। क्या बोलते हैं? स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? तो जब फैक्ट्री में काम करने लोग आए तब हो गई। औद्योगिकरण के फलस्वरूप औद्योगिकरण है ना, औद्योगिक मजदूर वर्ग का उदय हुआ। ये मजदूर शहर में छोटे छोटे घरों में निवास करने के लिए बाध्य थे, जहां कोई बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। और ऐसे ही बच्चों स्लम पद्धति की शुरुआत हो गई, है ना। रहने के लिए बुनियादी सुविधा नहीं था, ना तो अच्छा पानी था ना तो अच्छा खाना था। बच्चों 10 मिनट के अंदर आपका क्लास खत्म हो जाएगा। अब आगे लिखा है बच्चों क्या कि ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच अंतर लिखिए। आप बताइए हमको कि बच्चों ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन में क्या अंतर है? आप देखेंगे गांव वाला जीवन और शहर वाले जीवन में क्या अंतर है? सर गांव में अच्छा हवा पानी है सर, शहर में अच्छा हवा पानी नहीं है। नंबर 1 अंतर, गांव में सर भीड़ भड़क्का कम है, शहर में भीड़ भड़क्का ज्यादा है। गांव में जो है बच्चों, गांव में लोग दादा पोता सब एक के साथ रहता है, यानी कि गांव में संयुक्त परिवार है। शहर में देखिएगा ना, साथ में लोग बहुत कम रहते हैं। शहर में अलग अलग परिवार का है ना, अलग अलग परिवार का प्रचलन है। हाँ एक चीज है कि गांव के लोग किस है ना खेती पर निर्भर हैं, शहर के लोग या तो अपना बिजनेस करते हैं या नौकरी पर निर्भर है। याद रखिएगा, समझ गए ना। यही पूछा है कि दोनों में क्या अंतर है। तो कहते हैं बच्चों कि गांव में जो है ना, गांव में जो है गांव की आबादी कम होती है और बच्चों शहर की आबादी अधिक होती है। गांव में खेती और पशुपालन बच्चों आजीविका का आधार होता है। यहाँ बच्चों शहर में व्यापार कीजिए या उत्पाद मुख्य आजीविका होती है। गांव में वातावरण स्वच्छ होता है, शहर में वातावरण प्रदूषित होता है। गांव में शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, देखो हाँ ये चीज है, गांव में शिक्षा उच्छा का व्यवस्था थोड़ा कम है, अब तो हो गया है। शहर में शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं उन्नत अवस्था में होती हैं, अच्छी होती हैं बच्चों। चलो तो कौन कौन विद्यार्थी हैं जो कि इस क्वेश्चन को रगड़ सकते हैं परीक्षा में? सर जी क्वेश्चन सर भाग जाएगा हमको देख के, है ना। ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो सर गर्दा नहीं उड़ा देंगे, बेकार है ना, बोलते हैं जीयूडी हो जाएगा सर। अगर क्वेश्चन आए ना सर तो गर्दा उड़ा देंगे सर, गर्दा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विश्व बाजार किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा बच्चों, वैसा बाजार जहां विश्व के सभी वस्तुएं आम लोगों के लिए उपलब्ध हो उसे बच्चों विश्व बाजार कहते हैं। जैसे मुंबई में कहीं पर है शायद, है ना। तो विश्व बाजार हम उसको कहते हैं जहां पर अलग अलग देश का सामान कोई भी जाके खरीद सकता है, समझ गए ना। तो कौन कौन जाना चाहिएगा विश्व बाजार? मेरे साथ में हाथ उठाइए कि सर जी हमरो लेके चलिए ना सर, है ना। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून पाकिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है। तो सर जी हम जूता खरीदना चाहते हैं जापानी और पतलून जो है पाकिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी खरीदना चाहते हैं पर दिल हिंदुस्तानी रखना चाहते हैं, तो हम भी चलेंगे सर आपके साथ में विश्व बाजार घूमने, क्योंकि वहां पर सब देश का सामान मिलेगा सर। आइए, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों आर्थिक संकट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों की आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? तो कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब कृषि, उद्योग और व्यापार बच्चों का विकास अवरुद्ध हो जाए। बच्चों मतलब कि अगर समझ लीजिए देश में किसान भी रो रहा है, ध्यान दीजिएगा, देश में किसान भी रो रहा है। सर जी सर जी सर जी गलत है सर गाना। अरे भैया हमको सिंगर थोड़ी है, गलत गाना है, हमारा गाना थोड़ी आता है, हम तो कुछ गा देते हैं, नहीं समझे हम, है ना। हम गाना थोड़ी गाना जानते हैं, हम तो कुछ मन में आया गा देते हैं, हमको हम अरिजीत सिंह थोड़ी ना है। तो अर्थव्यवस्था में आने, देखो अगर बच्चों देश में किसान भी रोने लगे, यस सर रो रहा है, देख रहे हैं। बिजनेस करने वाला लोग, है ना, उद्योग जो उद्योगपति हैं जिसका बच्चों मशीन लगा हुआ है, कुछ बन रहा है, वो भी रो रहा है। जब सब लोग बच्चों रो रहे हैं, अगर बच्चों किसानों रो रहा है, उद्योगपति रो रहे हैं, व्यापारी रो रहे हैं, जब सब रो रहे हैं बच्चों, तो समझिए, तब समझिए देश में बच्चों आर्थिक संकट आ गया है। कहते हैं अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब कृषि, उद्योग, व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाता है, सबको घाटे में चल रहा है, लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं, बैंकों और कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं। बैंक कहता है माई गे माई पैसा नहीं है ना। कंपनी सब भी कहता है हमारे पास लोगों को, है ना, वेतन देने का पैसा नहीं है, हो जाए,
तथा वस्तु और मुद्रा दोनों का बाजार में कोई कीमत ना रहे तो इसे आर्थिक संकट कहते हैं। तो बच्चों देखिए, आर्थिक संकट को पहचानने का तरीका देखिए। एक दिन बच्चों ऐसा आएगा जब किसान कहेंगे हम भी घाटे में हैं, फैक्ट्री वाला कहेगा हम भी घाटे में हैं, और बिजनेस करने वाला, दुकान वाला कहेगा हम भी घाटे में हैं। और बच्चों बैंकों में पैसा नहीं होगा, कंपनी वाले कहेंगे मेरे पास मजदूरों को पैसा देने के लिए नहीं है, आलू बिकेगा 8 ना किलो, गोभी बिकेगा 8 ना किलो, 1 टका में भर भर के, ना तो पैसा का दाम होगा ना तो वस्तु का दाम होगा। तो समझिएगा देश में आर्थिक संकट आ गया है। समझे कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ना। छापा खाना यूरोप कैसे पहुंचा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छापा खाना यूरोप कैसे पहुंचा। बच्चों देखिए, छापा खाना जो है, छापने का सामान तो बना था जर्मनी में ना जी, पहली बार बना जर्मनी में। अब ये यूरोप कैसे पहुंच गया? क्योंकि जर्मनी अलग जगह है, यूरोप अलग जगह है ना। तो बच्चों कहते हैं कि लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाली मुद्रण कला रेशम मार्ग से व्यापारियों द्वारा यूरोप पहुंचा। तो बच्चों याद रखिएगा, जो रेशम मार्ग था जिससे व्यापार होता था, वही मार्ग से लेकर के जो है ना, जैसे ये मान के चले छापा खाना, ये क्या है? छापा खाना है। हम इसको उठाएं, ऐसे करके उठाएं और उठा करके हम रेशम मार्ग के द्वारा होते हुए, है ना, रेशम मार्ग के द्वारा होते होते हम कहाँ आ गए? हम यूरोप लेके पहुंच गए हैं। देखो हम क्या लाए हैं, क्या लाए रे? छापा खाना। अरे क्या होगा रे? छापो 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 छापो। तो बच्चों याद रखिएगा क्या हुआ था कि लकड़ी के ब्लॉक, लकड़ी है ना, लकड़ी के ब्लॉक द्वारा, यहाँ देख रहे हैं लकड़ी का ब्लॉक छापा खाना, देख रहे हैं कैसा है यहाँ पर, लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाली मुद्रण कला, जो लकड़ी से मुद्रण कला होता था, पहले छापने वाला काम लकड़ी इतना बड़का होता था, मुद्रण कला रेशम मार्ग से व्यापारियों के द्वारा यूरोप पहुंचा, है ना। रोमन मशीनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए गए। तो बच्चों एक तो व्यापारी पहुंचाया और दूसरा बच्चों, है ना, क्या नाम था? मार्को पोलो का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। यह है अंतिम क्वेश्चन, 30वां नंबर क्वेश्चन, लेकिन ये बात का गलती है, हाँ ठीक है, 30वां नंबर क्वेश्चन लास्ट है कि पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। बच्चों देखिए, जो हम लोग जिसको नोट्स बोलते हैं, हाथ से, है ना, हस्तलिखित नोट्स का नाम सुने हैं सर जी? हैं क्या मजाक करते हैं आप सर? हस्तलिखित नोट्स पढ़ते हैं ना, जो हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, उसी को बच्चों इतिहास में पांडुलिपि कहते हैं। हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि तार के पत्ता या हाथ से बना कागज पर लिखा जाता था। भारत में छापाखाना के आविष्कार से पहले पांडुलिपि लिखा जाता था। पूछा इसकी क्या उपयोगिता थी? इसकी उपयोगिता यही थी कि इसको बाद में लोग पढ़ करके ज्ञान अर्जित करते थे, है ना। इसे बाद में पढ़कर, इसे बाद में, भैया किताब का जो उपयोगिता था वही पांडुलिपि का उपयोग था। लिखेंगे आज के समय में जो, आज के समय में, आज के समय में किसी पुस्तक की जो उपयोगिता है, आज के समय में किसी पुस्तक की, किसी पुस्तक की जो उपयोगिता है, किसी पुस्तक की जो, देख रहे हैं, किसी पुस्तक की जो उपयोगिता है वही उपयोगिता, किसी पुस्तक की जो उपयोगिता है, उपयोगिता है वही उपयोगिता, वही उपयोगिता, वही उपयोगिता उस समय, उसी, है ना, वही उपयोगिता उस समय, देख रहे हैं हम जोड़ जोड़ के कैसे लिखते हैं, वही उपयोगिता उस समय पांडुलिपि की थी, पांडुलिपि की थी, लिपि की थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कौन कौन 11 बजे के लिए तैयार हैं? एक बार हाथ उठाइएगा कि सर जी हम लोग तैयार हैं। तो पहले बताइए क्लास कैसा लगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे विद्यार्थी जी कि हमने आपको हिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके पेपर में आने वाले सवाल बन सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब आपका क्या बचा है बताइएगा, एसएसटी में क्या बचा है ना। लघु की अगर हम बात करें, लघु की हम बात करें, लघु की हम बात करें तो क्या खत्म कर दिए लघु में? सर लघु जो है, आप हिंदी का लघु खत्म कर दिए 1 के दिन में। सर जी आप संस्कृत का लघु जो पूछा जाता है खत्म कर दिए सर जी। आप जो है ना, एसएसटी में इकोनॉमिक्स खत्म कर दिए सर जी, पॉलिटिकल खत्म कर दिए सर जी, हिस्ट्री खत्म कर दिए सर जी। अब कल ज्योग्राफियो खत्म कर दीजिएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तब बचेगा जल्दी जल्दी मैथ और साइंस का, है ना। मैथ और साइंस भी मेरे बच्चे जल्दी जल्दी से आपको खत्म कर देंगे। तब हमारा फोकस होगा, पूरा का पूरा फोकस दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर, और बहुत कुछ आप लोग के लिए जो हम लेकर आने वाले हैं। तो बच्चों कैसा लगा? हमको लगता है आपको बहुत बहुत मजा आया होगा, है ना। सर एजेंट नहीं पढ़ाए सर, वो जो था, हाँ चलिए सर 30 क्वेश्चन पढ़ने से नहीं छूटेगा। उम्मीद है बच्चों अगर आप 30 पढ़ लेंगे, अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिए तो क्वेश्चन लड़ेगा बच्चों। अब ऐसा नहीं है कि पूरा साल जो पढ़े हैं उसको भुला जाइए और यही 30 को याद रखिए।
30 कहने का मतलब है ये 30 इंपॉर्टेंट है, तो ये 30 को पहले याद कीजिए, बाकी और सब भी याद कीजिए जो मनीष सर दिए हैं, सब याद कीजिए, पहले ये 30 को रगड़ के याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो बच्चों अब बताइएगा कितने बजे क्लास है, कितने बजे क्लास है, एक बार कमेंट बॉक्स में तो लिखिए कितने बजे है। सर जी 11 बजे क्लास है, तो 11 बजे मिलते हैं बच्चों क्लास में, जहां पर मैथ का लॉन्ग पढ़ेंगे। किसका लॉन्ग पढ़ेंगे पहले दिन में? पहले दिन में बच्चों MATH मैथ का लॉन्ग पढ़ेंगे, मैथ का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। 11 बजे मैथ का लॉन्ग क्वेश्चन। पूरे बिहार के विद्यार्थी को कह दो कि संजय सर लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं 11 बजे, तैयार रहें, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। 5 तारीख के बाद नहीं, 4 तारीख से ही मौसम बदलने वाला है, तो बच्चों अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, 4 तारीख से मौसम बदलने वाला है। बाय, लव यू बच्चों, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बच्चों।